सो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। एनवायरनमेंट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें करनी है, तो मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसमें तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट एक तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के साथ में सबके सॉल्यूशंस भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, तो पीडीएफ आपके पास रहेगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं साथ साथ कुछ चीज़ें बताता भी जाऊंगा ताकि आपकी चीज़ें रिवीजन होती रहे। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसमें से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आप लिखते रहना सारी चीज़ों को, जब लिखोगे तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप जब लिखोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ पॉइंट इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द टोटल हार्डनेस एंड एल्किनिटी ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन इट्स कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास पानी में टोटल हार्डनेस और एल्किनिटी इतनी और इतनी 300 और 100 और कैल्शियम कार्बोनेट स्केल के ऊपर, तो बताना है आपको कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी। तो यहाँ पर पहले तो टोटल हार्डनेस एल्किनिटी, आपको याद है कि एल्किनिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द वाटर टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयंस। पानी की वो एबिलिटी जो हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, टाइट्रेशंस हम करते हैं। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेंट कौन सा यूज करते हैं, 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4। और जो इंडिकेटर यूज करते हैं एल्किनिटी के अंदर, वो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, दो स्टेज में एल्किनिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर की जो पीएच रेंज है जिसमें वो काम करता है वो है आपके 8.6 to 10.3, इसलिए इसको हम बेसिक इंडिकेटर भी बता सकते हैं क्योंकि ये बेसिसिटी बताता है पानी की, 7 से ज़्यादा पीएच में काम करता है। मिथाइल ऑरेंज की जो रेंज होती है वो एसिडिक रेंज के अंदर आती है, 2.5 से समथिंग 4.5 के अप्रोक्सीमेट आसपास। इससे को हम एसिडिक इंडिकेटर भी बोल देते हैं। तो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हम यूज करते हैं। और जब हम एल्किनिटी बताते हैं पानी की, पानी में कौन कौन से आयंस है जिसकी वजह से पानी में एल्किनिटी आती है, तो कार्बोनेट एल्किनिटी, बाइकार्बोनेट एल्किनिटी, कोस्टिक एल्किनिटी। मेजोरिटी में हम इन्हीं 3 आयंस की बात करते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से उसको नाम दे देते हैं कोस्टिक एल्किनिटी। एक चीज का याद रखिएगा, हाइड्रोनियम आयंस की वजह से पानी में नेगेटिव एल्किनिटी आती है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो शायद ये मेरे को याद नहीं कि मैंने आपको बताया था, अगर ये पूछता है तो आप याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयंस, H पॉजिटिव आयंस की वजह से जो पानी में एल्किनिटी आती है वो क्या आएगी, नेगेटिव एल्किनिटी आती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे इन चीजों को। सिमिलरली कैसे मेजर करते हैं इसकी लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 और कोज फॉर रिजेक्शन थी 600 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। हम एल्किनिटी को इन टर्म्स ऑफ CaCO3 रिपोर्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में रिपोर्ट करते हैं। इन द सेम वे हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो पानी में हार्डनेस किस वजह से आती है, मल्टीवेलेंट कैटायंस के प्रेजेंट होने की वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायंस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, तो अगर पानी में ये मल्टीवेलेंट कैटायंस प्रेजेंट है तो पानी में हार्डनेस आएगी। अब पानी में अगर यूनिवेलेंट कैटायन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो हार्डनेस आती है वो होती है सूडो हार्डनेस। जैसे सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, दीज आर द यूनिवेलेंट कैटायंस, तो इसकी वजह से कौन सी हार्डनेस होगी, सूडो हार्डनेस होती है। फिर मैंने बताया था हार्डनेस 2 टाइप की होती है, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जब मल्टीवेलेंट कैटायन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो जाते हैं तो कार्बोनेट हार्डनेस बनाते हैं, जिसको टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस को इजीली सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, या आप पानी में लाइम डाल दो तब भी वो रिमूव हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट वो रिमूव होती है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, अगर मल्टीवेलेंट कैटायन अटैच होते हैं सल्फेट के साथ, नाइट्रेट के साथ या क्लोराइड के साथ, तो जो पानी में हार्डनेस आएगी उसको बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्योंकि आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो इन हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जियोलाइट मेथड हमारे पास होता है, ये लाइम सोडा मेथड। यहाँ पर हम सिर्फ लाइम डाल रहे हैं, बट लाइम के साथ अगर आप सोडा भी मिला देते हैं, लाइम सोडा, सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, Na2CO3, तो लाइम सोडा मेथड दोनों मिलकर पूरी हार्डनेस को पानी में से रिमूव कर देता है। दूसरा बेस्ट मेथड जियोलाइट मेथड होता है। जियोलाइट मेथड बेस्ट होता है क्योंकि इसमें 100% हार्डनेस रिमूव हो जाती है। लाइम सोडा मेथड में 100% हार्डनेस रिमूव नहीं होती है, इसके भी एक रीजन होता है अलग से। अब यहाँ पर फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर पानी में अगर आपको पता करना है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी और कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है, तो आप पानी की एल्किनिटी निकालते हैं और पानी की टोटल हार्डनेस निकालते हैं। और एल्किनिटी और टोटल हार्डनेस में फ्रेंड्स जो वैल्यू मिनिमम होती है, एल्किनिटी और टोटल हार्डनेस में जो वैल्यू मिनिमम होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस बोल देते हैं। क्वेश्चन में टोटल हार्डनेस 300 गिवन है, क्वेश्चन के अंदर एल्किनिटी 100 गिवन है, 100 और 300 में मिनिमम क्या है, 100 है, तो कार्बोनेट हार्डनेस होगी 100, कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी 100।
नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालेंगे? टोटल हार्डनेस में कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर देंगे। टोटल हार्डनेस 300 है, कार्बोनेट हार्डनेस 100, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो पूछा है कि कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट, तो आंसर आएगा 100 एंड 200, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सारे एस्पेक्ट हम कवर कर लिए। लिमिट की अगर बात करते हैं, हार्डनेस की लिमिट मेजर कैसे करते हैं हार्डनेस को? अगेन टाइट्रेशन, हार्डनेस को मेजर कैसे करते हैं? टाइट्रेशन। टाइट्रेंट यहाँ पर यूज करते हैं 0.1 मोलैरिटी EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसको वर्सेनिक सॉल्यूशन भी हमने बोला था। तो टाइट्रेंट यूज करते हैं। इंडिकेटर यहाँ पर यूज करते हैं EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी, EBT इंडिकेटर यहाँ पर यूज करते हैं। और आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम पानी में पहले EBT इंडिकेटर डालते हैं तो पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में EBT के साथ रिएक्ट करता है और EBT कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। ये जो कंपाउंड बनता है, यहाँ पे पानी का कलर एक वाइन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में हम पानी में टाइट्रेंट डालते हैं EDTA, जैसे हम पानी में डालते हैं तो EBT अलग होता जाएगा और ये EBT अलग होता जाएगा और EBT की वजह से पानी में कलर आएगा ब्लैक ब्लू कलर। तो इस तरीके का आपसे पूछते हैं रिएक्शंस, तो आप बता सकते हैं कि, और टाइट्रेट जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता लग जाए हमें रिएक्शंस हमारी कब कंप्लीट हो रही है। हम पानी में टाइट्रेंट डालते जाएंगे, कब तक हमको पानी में टाइट्रेंट डालना है, तो इस बात को ये बताता है इंडिकेटर कि हमें हमारी रिएक्शंस कब कंप्लीट होती है। तो जैसे ही पानी में कलर चेंज होना शुरू हुआ और जैसे ही पानी में वाइन रेड कलर खत्म हो जाएगा और ब्लैक ब्लू कलर अगर आपको मिलेगा तो आपका पॉइंट एंड पॉइंट आपको मिल जाता है आपकी टाइट्रेशन में। हार्डनेस को मेजर करने के लिए अगेन हार्डनेस की एक्सेप्टेबल लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर HClSO3 जो एल्किनिटी की थी सेम टू सेम, और CFR कोज फॉर रिजेक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर HClSO3। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए मैं पानी में हम हार्डनेस को रखते हैं 75 to 115 ppm। इस रेंज के अंदर पानी में हार्डनेस को रखा जाता है ऑन द स्केल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर मैंने आपको एक टेबल भी बताई हुई आपके नोट्स में होंगी, जिसमें हमने बताया था कि ये सॉफ्ट वाटर होगा, वेरी सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर, मीडियम वाटर है, 0 से 50, 51 to 100 इसके बीच में अगर वैल्यूज आती है तो इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर एंड TDS आर इंटररिलेटेड, द वैल्यू ऑफ द EC विल बी। मैंने आपको ये बताया था कि पानी के अंदर जब हम TDS की बात करते हैं, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की बात करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहला मेथड है ग्रेविमेट्रिक मेथड, जो हमने सस्पेंडेड सॉल्ट्स की मेजरमेंट के लिए भी किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी के सैंपल को बॉईल करते हैं, पानी को पहले फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर पे पार्टिकल रुकेंगे वो होंगे सस्पेंडेड सॉलिड, और जो फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे पानी वो होंगे उस पानी के अंदर होंगे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो ये जो फिल्टर पेपर है इसको अगर आप हीट करते हैं तो सारा पानी रिमूव हो जाएगा, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो पार्टिकल थे आप उसका वेट मेजर कर लेते हैं। तो आप पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स का वेट मेजर करके आंसर देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक टेक्निक, ग्रेविटी मेजरमेंट, ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। जो फिल्टर पेपर से पानी पास हुआ था, तो इस पानी में जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स थे, आप इस पानी को जब हीट करते हैं तो यहाँ से पानी रिमूव हो जाता है और जो इसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स थे वो नीचे बैठ जाते हैं, तो आप उस डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को भी बता सकते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक टेक्निक से आप पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स का पता लगा सकते हैं और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का पता लगा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हमें पता करना कि हमारे पानी में ऑर्गेनिक सॉलिड्स कितना है और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कितना है, इस चीज के लिए हम करते क्या है, ये जो सॉलिड्स हमारे पास थे फिल्टर पेपर के ऊपर या नीचे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स किसी के अंदर भी अगर हमें पता करना हो तो इसको हम मफल फर्नेस में डालते हैं। डिवाइस का नाम याद रखना, मफल फर्नेस, MUFFLE, मफल फर्नेस। मफल फर्नेस एक डिवाइस होता है, जैसे हम इस सॉलिड को इस मफल फर्नेस में डालेंगे, मफल फर्नेस में टेम्परेचर हम ज्यादा टेम्परेचर तक लेकर जाते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 600 to 650 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर हम यहाँ पर रखते हैं इस फर्नेस के अंदर, डिवाइस है हमारे पास, और जैसे टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा तो हमारे फिल्टर पेपर पे जो भी सॉलिड्स था, सॉलिड्स दो ही नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जैसे हमने इन सॉलिड्स को मफल फर्नेस में डाला, टेम्परेचर 600 to 650 डिग्री सेल्सियस किया, हमारे इन सॉलिड्स में जितना भी इनऑर्गेनिक सॉलिड है वो तो बच जाएगा, बट जितना भी ऑर्गेनिक सॉलिड हुआ वो सारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मफल फर्नेस में सारा का सारा ऑर्गेनिक सॉलिड्स ऑक्सीडाइज हो गया, बचा जो इनऑर्गेनिक सॉलिड, तो टोटल में से इनऑर्गेनिक माइनस कर देंगे, हमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स में मिल जाता है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो मफल फर्नेस बड़ी याद रखिएगा। अब पानी में डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को निकालने का एक और तरीका मैंने बताया था, पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर का मतलब है पानी की वो एबिलिटी जो करंट को फ्लो होने दे। अगर पानी में से करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स पानी के अंदर आयंस प्रेजेंट है।
सो द प्रेजेंस ऑफ आयंस, जिसकी वजह से पानी में करंट फ्लो हो रहा है, यानी पानी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलेगी। अगर पानी के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिल रही है, मतलब पानी में कोई आयंस भी नहीं होते हैं, तो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम निकालते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर हम जनरली टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं, तो इस जो भी है ये आंसर आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.65, एक कांस्टेंट होता है 0.65, इससे मल्टीप्लाई करके हमें टीडीएस मिल जाती है पानी की, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हमें मिल जाते हैं पानी के अंदर इन मिलीग्राम पर लीटर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भी हम बता सकते हैं। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, अगर टेम्परेचर राइज होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा निकल कर आती है। पानी में अगर आयंस ज्यादा है तो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, पानी में आयंस कम है तो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। क्योंकि सारे के सारे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आयनिक फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि सारे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं, बट सारे आयंस डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ आयंस के बारे में ही जानकारी देता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है एनालिसिस करने का, नॉट एग्जैक्ट मेथड। तो अगर हम यहाँ पर बताएं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपस में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटर रिलेटेड है, यस इंटर रिलेटेड है। कैसे बताएंगे कि जैसे जैसे पानी में टीडीएस बढ़ेगा तो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा हुई तो पानी की टीडीएस भी ज्यादा मिलेगी। द वैल्यू ऑफ द ईसी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टीडीएस, गलत बात है। द वैल्यू ऑफ ईसी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टीडीएस, बात सही है। द वैल्यू ऑफ ईसी डिक्रीज इनिशियली देन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टीडीएस, गलत बात है। इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीज, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन बॉम्बे, दिस इज द करेक्ट, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी पानी की टीडीएस भी इंक्रीज करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये इसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने सॉल्यूशन इसलिए लिखवाए ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ सॉल्यूशंस में अगर एक दो वर्ड आपको ना समझ आए तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, जितना भी है उतना सीख लो, मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी कोई डाउट अगर है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बच्चे पूछते भी तो मैं आपको उनके आंसर भी देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी। नाउ अगर हम अच्छा टीडीएस की लिमिट कितनी थी? टीडीएस की एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 मिलीग्राम पर लीटर, और इसकी सीएफआर कोज फॉर रिजेक्शन है 2000 मिलीग्राम पर लीटर टीडीएस की। बात करते हैं टर्बिडिटी की। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? पानी, अगर हमारे पास पानी है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर एक सब्जेक्टिव टर्म होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर साफ पानी है, मिट्टी नहीं है, बिल्कुल भी साफ पानी है, उसके अंदर अगर लाइट में पास, उसके अंदर अगर लाइट डालूंगा लाइट, तो हमारा पानी लाइट को पास कर देगा, तो लाइट इजिली पेनिट्रेट हो सकती है। या आप ऐसे समझो, एक पानी का गिलास लेकर आओ, कंच का गिलास, ट्रांसपेरेंट गिलास, पानी डाल दिया आपने, प्योर वाटर, साफ पानी, प्योर वाटर ना बोलो, साफ पानी डाल दो, आप गिलास का बॉटम अगर देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पानी में टर्बिडिटी जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बॉटम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब जो लाइट आ रही थी वो लाइट की स्कैटरिंग हुई है, जिसकी वजह से आप बॉटम नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आपका पानी का सैंपल लाइट को स्कैटर करवा रहा, अगर हमारा पानी लाइट को स्कैटर करवाता है, मतलब पानी के अंदर टर्बिडिटी है। हमारा वाटर सैंपल जितनी ज्यादा लाइट को स्कैटर करवाएगा, हमारे पानी की टर्बिडिटी भी उतनी ही ज्यादा आएगी। अब टर्बिडिटी क्यों होती है, लाइट की स्कैटरिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे पानी के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कौन से पार्टिकल? सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल पे जैसे ही लाइट आएगी तो लाइट क्या कर जाएगी? स्कैटर हो जाएगी। तो हमारे पानी में जितने ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, हमारे पानी की टर्बिडिटी उतनी ही ज्यादा जाएगी। इसको मेजर कैसे करते हैं? टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बताए थे, जैसे फील्ड मेथड होता है, टर्बिडिटी रोड मेथड यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा था? जैक्सन टर्बिडीमीटर मेथड। तीसरा बेलिस टर्बिडीमीटर। चौथा नेफ्लोमीटर मेथड। एक और वर्ड याद रखिएगा, सेची डिस्क, SECCHI, सेची डिस्क, DISK। सेची डिस्क भी एक मेथड होता है टर्बिडिटी को मेजर करने का, वर्ड याद रखिएगा। नाउ ये जो अलग अलग मेथड्स है, कुछ फील्ड मेथड होते हैं, कुछ लैब मेथड, जिसमें से फील्ड मेथड तो आपका एक ही है, जिस टर्बिडिटी रोड मेथड। बाकी जैक्सन टर्बिडीमीटर लैब मेथड है, बेलिस नेफ्लोमीटर भी लैब मेथड है। टर्बिडिटी फील्ड मेथड, टर्बिडिटी रोड मेथड में, जैक्सन के अंदर, बेलिस के अंदर, इन तीनों में जो स्टैंडर्ड सैंपल या जो कैलिब्रेशन हम करते हैं वो सिलिका स्केल के ऊपर करते हैं, और नेफ्लोमीटर में हम कैलिब्रेशन जो करते हैं वो फॉर्मेजाइन स्केल के ऊपर करते हैं। नेफ्लोमीटर ने सिलिका का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, नेफ्लोमीटर ने फॉर्मेजाइन केमिकल यूज किया पानी की टर्बिडिटी को बताने के लिए। आज के टाइम पे नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड यूज किया जाता है और यहाँ पर फॉर्मेजाइन केमिकल पानी में डाला जाता है।
पानी में टर्बिडिटी की रेंज की अगर हम बात करें, एक्सेप्टेबल लिमिट 1 NTU, NTU का मतलब नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, या इसको बोल सकते हैं FTU भी, फॉर्मेशन टर्बिडिटी यूनिट 1 FTU। और CFR क्या है 5 NTU। ये कौन से कोड के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ हमारा ड्रिंकिंग कोड। ड्रिंकिंग कोड कौन सा हमारा IS 10500 2012, दिस इज आवर ड्रिंकिंग कोड। क्वेश्चन में अगर कोड मेंशन नहीं है हम यही मान के चलेंगे, इसी के कोर्सपोंडिंग आंसर देंगे। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हमें पानी में TDS की वैल्यू बताओ इन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल या एज पर अदर कोड, तो आपको उस कोड के हिसाब से आंसर देना होगा, जो कि पूछता नहीं है ना। अगर पूछ लिया तो देखो कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारे कोड है, क्या क्या याद करोगे, बहुत ही रेयर केस है कि पूछेगा, प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। क्लियर है मैंने? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेइंग कि टर्बिडिटी बताओ, कि अब मैंने टर्बिडिटी बताया। नाउ लेक, ओशंस, रिवर, वेल। अब आपको ये पता है क्या कि ओशंस में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है रिवर्स के कंपैरेटिवली। ओशंस में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ओशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, रिवर्स की नहीं मिलेगी। ओशंस में डिसॉल्व सॉलिड्स ज्यादा है, रिवर्स में डिसॉल्व सॉलिड्स कम है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं कंपेयर करूं सरफेस सोर्स को और ग्राउंड वाटर को, अगर मैं कंपेयर करूं तो सरफेस सोर्स में सब आ गए, रिवर भी आ गई, लेक भी आ गई, आपकी ओशंस भी मान लो, और ग्राउंड वाटर में आपका ग्राउंड वाटर ही है बस। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो आप बोल सकते हैं क्योंकि जितने भी सरफेस सोर्सेज हैं, जितने भी सरफेस सोर्सेज जैसे रिवर फ्लो करती है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, लेक एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ऑक्सीजन पेनिट्रेट करती है। तो ऑक्सीजन जैसे डिसॉल्व सॉल्ट्स, ऑक्सीजन जैसे पानी के साथ रिएक्ट करती है, पानी के अंदर जब ऑक्सीजन आएगी तो जितनी भी डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो सकती है। हमने ट्रीटमेंट में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज द एरेशन, याद है आपको? एरेशन एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम पानी को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, और जब हम पानी को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो पानी में जितनी भी डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाती है। तो इट मीन्स पानी में अगर हम देखें रिवर्स में या जितने भी सरफेस सोर्सेज हैं उसको ग्राउंड वाटर से अगर कंपेयर करें तो ग्राउंड वाटर क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, ग्राउंड वाटर में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो ग्राउंड वाटर में आपको डिसॉल्व सॉलिड्स सरफेस सोर्सेज के कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगे। अगर हम सरफेस सोर्स में कंपेयर करें ओशंस को, रिवर को, ओशंस में डिसॉल्व सॉलिड्स ज्यादा मिलेंगे, आयंस ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू रिवर। नेक्स्ट टर्बिडिटी, सस्पेंडेड सॉलिड्स, क्योंकि लेक के अंदर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, ओशंस में भी पार्टिकल एक तरीके से नीचे बैठ जाते हैं, रिवर फ्लोइंग कंडीशन में होती है तो पार्टिकल जल्दी से बैठते भी नहीं है। जब बारिश आती है तो बारिश जब आती है तो पानी फ्लो करके अगर रिवर तक जा रहा है तो आपको देखने को मिलेगा कि रिवर के अंदर बहुत ही पानी के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। ये जनरली आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में बारिश हुई है और पानी फ्लो जब करता है, रिवर कोई भी नदी फ्लो करती है तो पानी उसका साफ तो होता नहीं है, बहुत सारी मिट्टी अपने उसके साथ आती है। तो टर्बिडिटी अगर पूछेगा, क्योंकि टर्बिडिटी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से आती है, तो रिवर की टर्बिडिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर भी याद रखना, मैंने अलग पॉइंट जो बताए हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स किस में ज्यादा है, वो चीज भी आपको याद रखनी है। तो टर्बिडिटी रिवर्स की सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, मैंने बताया अभी जियोलाइट प्रोसेस, तो यूजिंग लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस इज द मेथड, नो डाउट, लाइम सोडा प्रोसेस से हार्डनेस रिमूव होती है बट जीरो हार्डनेस नहीं मिलती। मतलब कहने का मतलब है आप 100% हार्डनेस को लाइम सोडा प्रोसेस से रिमूव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पानी में हार्डनेस बचती है। 50 मिलीग्राम पर लीटर तक की हार्डनेस पानी में रहती है। मान लो पानी की हार्डनेस 500 है, मैं लाइम सोडा प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, तो 500 में से 450 रिमूव हो जाएगी, 50 हार्डनेस बचेगी, 50 मिलीग्राम पर लीटर की हार्डनेस पानी में बचती है। इस चीज को याद रखिएगा, लाइम सोडा प्रोसेस 100% हार्डनेस रिमूव नहीं करता है। एक्सचेंज लाइम ट्रीटमेंट, आयन एक्सचेंज मेथड यूजिंग एक्सेस एलम डोज, इनमें से जो आंसर है वो तो आपका आयन एक्सचेंज मेथड है, जिसको जियोलाइट भी बोलते हैं, इसी को हम जियोलाइट भी बोलते हैं, जियोलाइट मेथड भी इसी को बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड होते हैं यहाँ पे। तो जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड 100% हार्डनेस रिमूव कर सकता है, इसलिए मैंने क्या बोला था, इट्स द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड है आपका आयन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट मेथड इज द बेस्ट मेथड। यहाँ पर एक वर्ड है जो है लाइम, जो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सॉरी एलम, जो कि लिखा हुआ है एलम। ये जो एलम वर्ड है बच्चे, एलम आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था एलम के बारे में कि एलम तो एक कोएगुलेंट होता है। एलम क्या होता है, एक कोएगुलेंट होता है। और कोएगुलेंट हम पानी में क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारे पानी में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि दे टेक्स टाइम। अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैं पानी में सेटल करवाना चाहूँ तो भाई उनको टाइम लगता है, और उतना टाइम हम दे नहीं सकते प्रैक्टिकली। टाइम कितना लगता है भाई, किसी को लग जाता है 10 दिन, किसी को लग जाता है 1 महीना, किसी को लग जाते हैं 2 महीने।
तो उन छोटे पार्टिकल को सेटल होने में इतना टाइम लगता है, किसी को तो 6 साल भी लग जाते हैं। प्रैक्टिकली ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले 2 महीने वेट करूं कि पार्टिकल पानी में से सेटल होंगे, फिर मैं पानी को आगे प्रोसेस के लिए लेकर जाऊं, फिर पानी को सप्लाई करूं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसीलिए हमने क्या किया, हमने दूसरी कहानी बनाई, हमने दूसरी कहानी को यूज किया, या हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। हमें दिक्कत आ रही थी, छोटे पार्टिकल पानी में सेटल नहीं हो रहे थे, हमने दिमाग लगाया, हमने क्या किया, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में जुड़वाना चाहा। जब छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, बड़ा पार्टिकल बनेगा और बड़ा पार्टिकल जल्दी सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ रही थी कि छोटे पार्टिकल जब हम जुड़वाना चाह रहे थे तो छोटे पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो रिपेल कर रहा था। तो इसका मतलब हमें उनके चार्ज को हटाना पड़ेगा। जब पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर दिया, जैसे हमने उनके चार्ज को खत्म कर दिया, तो इजिली पार्टिकल एक दूसरे के पास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पार्टिकल के चार्ज को हटाए कैसे? पार्टिकल के चार्ज को हटाने के लिए मुझे पानी में कुछ पॉजिटिव आयंस डालने पड़ेंगे। उन पॉजिटिव आयंस कैसे आएंगे पानी में? मैं पानी में कुछ केमिकल्स डाल देता हूँ। मैं पानी में कुछ केमिकल, जिसको टेक्निकली कोएगुलेंट बोल देते हैं, हम पानी में कोएगुलेंट डालते हैं। कोएगुलेंट डालने की वजह से पानी में कुछ पॉजिटिव चार्ज पानी में आ जाते हैं, पॉजिटिव आयंस पानी में आ जाते हैं, जो कि आपके चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। एलम एक कोएगुलेंट का नाम है। एलम जब आप पानी में डालते हैं और साथ में जब मिक्सिंग करते हैं, फास्ट मिक्सिंग एडॉप्ट की जाती है ताकि उनको एक एनर्जी मिल सके, तभी काम होता है। तो फास्ट मिक्सिंग जब हम एडॉप्ट करते हैं एलम डालने के बाद, तो पानी में पॉजिटिव आयंस तो आएंगे साथ में, और क्या होता है, साथ में कोएगुलेंट डालने के बाद स्टिकी प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, कुछ स्टिकी चिपचिपे पदार्थ भी पानी में आ जाते हैं। और ये जो स्टिकी प्रेसिपिटेट है, ये भी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा, बड़ा पार्टिकल बनाएगा और सेटल हो जाएगा, काम अपना आसान हो रहा है। तो एडवांटेज, डबल एडवांटेज, हमने पानी में केमिकल डाला था इन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एडवांटेज क्या मिला साथ में, एक और कॉम्प्लीमेंट्री, कि स्टिकी प्रेसिपिटेट भी पानी में बन जा रहे हैं, तो डबल एडवांटेज वो अच्छी बात है। तो पानी में हम एलम वगैरह डालते हैं, कोएगुलेंट्स होते हैं। मैंने कोएगुलेंट्स के आपको और भी तो एग्जांपल बताए थे, याद है आप लोगों को? आयरन के सोल्ट्स, कोपरेस, क्लोरीनेटेड कोपरेस, सोडियम एल्यूमिनेट भी हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, दैट वी विल डिस्कस। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। एलम की कहानी भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी हम लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आपको मैच करना है, पैरामीटर गिवन और उनकी परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन बतानी, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कितने। ना कोड इज नॉट मेंशन, तो हम ये लेकर चलेंगे IS 10500। ठीक है, कोड मेंशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि पैरामीटर मैच करना आपको, पानी में हार्डनेस की परमिसिबल लिमिट, हार्डनेस की लिमिट कितनी है? 200 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्या, कि सर ये तो परमिसिबल लिमिट बता रहा है, और परमिसिबल लिमिट तो हम CFR की बात करते हैं, कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करते हैं। देखो, अगर सिंपल बोलता है कि परमिसिबल लिमिट बताओ, तो हम उसी की बात करते हैं, CFR की बात करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर मेंशन है, और जब यहाँ पर पैरामीटर मेंशन है तो जो मेंशन हम उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि सर पानी में इसकी परमिसिबल लिमिट पूछी गई, बट ये तो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। थोड़ा सा आपको दिमाग से लेना पड़ेगा, क्वेश्चन को सोल्व समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर कौन से गिवन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हमें चलना पड़ेगा। ना पानी में हार्डनेस मैंने बताया 200 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 होता है। नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 45 मिलीग्राम पर लीटर। ध्यान है आपको नाइट्रेट के बारे में, एक बड़ी सी एक डिजीज होती थी, अगर पानी में नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से हमने ज्यादा कर दिया तो बताओ क्या दिक्कत आएगी? याद है किसी को? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मिथेमोग्लोबिनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर पानी में नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुआ, इट मींस जो एडल्ट्स होते हैं उनको दिक्कत नहीं आती, जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूली बोर्न बेबीज जो होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। उन्होंने वो पानी कंज्यूम किया जिसके अंदर नाइट्रेट है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है। तो जैसे वो पानी कंज्यूम करते हैं फ्रेंड्स, तो होता क्या है, उनकी बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है। एक डिजीज होती है ये, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये इसका नाम जो होता है वो है मिथेमोग्लोबिनीमिया, मिथेमोग्लोबिनीमिया डिजीज। अगर पानी में नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो, तो नाइट्रेट इससे कम होना चाहिए। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? NO3 नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था कि पानी में नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में मिलता है। कौन कौन सी फॉर्म में? फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रेट। अगर पानी में नाइट्रोजन फ्री अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट है, इट मींस पानी में सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है। अगर पानी में नाइट्रोजन ऑर्गेनिक अमोनिया की फॉर्म में है, इट मींस पानी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ये बताता है। अगर पानी में आपको नाइट्रोजन नाइट्राइट की फॉर्म में मिला, नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट इज NO2 नेगेटिव। अगर पानी में नाइट्रोजन नाइट्राइट की फॉर्म में मिलता है, इट मींस पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस, कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर का भी डिकम्पोजिशन चल रहा है। और अगर पानी में
नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में मिला NO3 नेगेटिव, इसका मतलब तो ये हुआ कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर 100% डिकम्पोज हो गया है, पानी में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव हो गए हैं, 100% ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब नाइट्रेट का प्रेजेंट होना कोई खतरनाक चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ 45 से अगर ज्यादा हुआ तो जो इन्फेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पानी में नाइट्राइट की अगर बात करें तो इसकी लिमिट 0 मिलीग्राम पर लीटर है, पानी में नाइट्राइट होना भी नहीं चाहिए। फ्री अमोनिया की लिमिट 0.15 है और ऑर्गेनिक अमोनिया की लिमिट कितनी थी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक अमोनिया का एक और नाम बताया था मैंने, एल्बुमिनोइड। ऑर्गेनिक अमोनिया का एक और नाम बताया था एल्बुमिनोइड। ठीक है, अच्छा फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों को एक साथ बोलते हैं जेल्डोज नाइट्रोजन। याद रखिएगा, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों को एक साथ बोलते हैं जेल्डोज नाइट्रोजन। जेल्डोज नाइट्रोजन, जेल्डोज की स्पेलिंग अगर मैं लिखूं, के साइलेंट रहता है इसमें, जेल्डोज जेल्डोज नाइट्रोजन, एक साथ उनको बोलते हैं जेल्डोज नाइट्रोजन। किसको? फ्री अमोनिया को प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया। फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया टुगेदर टर्म्ड एज जेल्डोज नाइट्रोजन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हार्डनेस बता दिया, ये बता दिया। आयरन कॉन्सेंट्रेशन, फ्लोराइड, देखो फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन, तो फ्लोराइड याद आपको, फ्लोराइड पानी में 0.1 गलत लिखा हुआ है, ये सिंपल 1 आएगा, 1 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट कितनी है 1, नॉट 0. फ्लोराइड लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था पानी में फ्लोराइड का होना और ना होना दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें पानी में फ्लोराइड चाहिए, अगर पानी में उतना फ्लोराइड नहीं है तो हमारे दांतों में कैविटी होनी शुरू हो जाती है। ये हमारी दांतों की कैविटी होने, हमारे दांतों में कैविटी होने नहीं देता फ्लोराइड। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर तक है, उससे कम है तो हमें पानी में फ्लोराइड डालते हैं ताकि पानी में फ्लोराइड की लिमिट 1 मिलीग्राम पर लीटर तक आ जाए। तो पानी में फ्लोराइड हमें 1 मिलीग्राम पर लीटर तक चाहिए होता है। अगर पानी में फ्लोराइड कम है, मान लो 0.1 है, तो हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा ताकि ये 1 मिलीग्राम पर लीटर तक आ जाए। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर, इसको बोलते हैं फ्लोरिडेशन। तो एक फ्लोरिडेशन ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि पानी में फ्लोराइड आता है और पानी में फ्लोराइड की लिमिट इंक्रीज कर जाती है अगर पानी में फ्लोराइड कम हुआ 1 मिलीग्राम पर लीटर से। तो पानी में फ्लोराइड क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारे दांतों में कैविटी नहीं होने देता, हमारे टूथ इनेमल के साथ ये चिपक जाता है और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब परमानेंट टिथ की ग्रोइंग हो रही होती है, जब परमानेंट टिथ ग्रो हो रहे होते हैं, हमारे पक्के दांत जब निकल रहे होते हैं, तो वो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। कौन? फ्लोराइड। हम जब टूथपेस्ट करते हैं घर में सुबह उठकर, तो जो पेस्ट हम यूज करते हैं उसमें इंग्रेडिएंट में भी फ्लोराइड होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर ये फ्लोराइड ज्यादा हुआ 1.5 से ज्यादा हुआ, तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ये ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ये प्रॉब्लम होगी, हमारे दांतों को गलाना शुरू कर देता है। हमारे दांतों में एक ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाती है, हमारे दांतों का कलर चेंज हो जाता है, हमारे दांत गलने शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। तो डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम आती है अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुआ। अगर यही फ्लोराइड पानी में 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुआ तो ये हमारी हड्डियों के साथ रिएक्ट करता है, हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, बोन स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। इस डिजीज को बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस। बोन फ्लोरोसिस अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुआ तो एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए। कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट कितनी हो जाएगी? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो परमिसिबल लिमिट यहाँ पर 1 मिलीग्राम पर लीटर। आयरन कॉन्सेंट्रेशन ये मैंने आपको लास्ट में टेबल बताई हुई है, आप वो टेबल पढ़िएगा, जिसमें आयरन के बारे में भी है, मैंगनीज के बारे में भी है, आर्सेनिक के बारे में भी है, कैडमियम के बारे में, लेड के बारे में, वो सारी वैल्यूज वहाँ पे लिखी हुई है टेबल के अंदर। आप टेबल देखिएगा जरूर, तो वो क्वेश्चन भी आता है वहां से। तो एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहते हैं, जैसे 0.5 लिखा हुआ है वहां पर 0.05 0.005 ऐसा कुछ लिख कर देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना आपको इस टेबल को। आयरन कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ABCD को अगर मैच करें 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 देख लो किसमें, 3 4 1 2 ऑप्शन बॉम्बे, तो 3 4 1 2 आपका ऑप्शन बॉम्बे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास अगेन आपको लिस्ट मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से ज्वाइन करना है, आपको वही चीज बतानी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड, अगर पानी में फ्लोराइड नहीं है, अगर कमी है पानी में फ्लोराइड की, तो एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड की वजह से क्या होगा? डेंटल कैविटीज होंगी। डेंटल केरीज लिखा हुआ है, डेंटल कैविटीज नाम से समझ आ रहा है इतनी सी बात तो, ठीक है, ये चीज हमें समझ आ रही है। तो पहला ये बनेगा, अगर पानी में नाइट्रेट एक्सेस में हुआ, मैं वो चीज बता रहा हूँ पहले जो हमें पता है, उससे ऑप्शन अप्रोच लग जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट, अगर पानी में नाइट्रेट ज्यादा हुआ, मिथेमोग्लोबिनीमिया, आंसर भी आ गया आप लोगों का बिल्कुल सही, मिथेमोग्लोबिनीमिया। अगर पानी के अंदर बच्चे आपका आयोडाइड की कमी होती है, एब्सेंस ऑफ आयोडाइड, अगर पानी में आयोडाइड की कमी है, एब्सेंस ऑफ आयोडाइड,
तो आपको एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है गोइटर की। गोइटर बेसिकली क्या होता है, स्वेलिंग होती है गले के अंदर, फूल जाता है गला। गोइटर एक डिजीज होती है। गोइटर गोइटर क्या एक डिजीज होती है, हमारा गला जो है फूल जाता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ आयोडाइड की वजह से। और एक्सेस ऑफ लेड, अगर लेड जो है एक्सेस में हुआ, अगर लेड एक्सेस में हुआ तो एनीमिया की डिजीज होती है। लेड मैंने आपको बताया था एयर पोल्यूशन के अंदर भी कि लेड जो है एक तरीके से पहले लेडिड पेट्रोल, लेड डीजल वगैरह यूज करते थे, आज के टाइम पे यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते। जो बच्चे सबसे ज्यादा उसको अफेक्ट करता है लेड। अगर पेंट लगाया और लेड है उसके अंदर, बच्चे उस कमरे में काम कर रहे हैं या बैटरीज वगैरह वो यूज कर रहे हैं या फोन वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी जिस भी चीज में लेड प्रेजेंट होता है, तो लेड कॉन्टिन्यूसली वो उस एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है जिसमें लेड प्रेजेंट है, बच्चे उसी के अंदर प्रेजेंट है। अब वो लेड क्या करेगा, वो क्योंकि कॉन्टिन्यूसली लेड उसके अंदर बॉडी के अंदर आता रहेगा बच्चों में, और हमारे जो बच्चों के दिमाग है वो सेंसेस जो होती हैं उन सेंसेस को वीक कर देता है, सोचने की क्षमता कमजोर कर देता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है बच्चों। तो लेड आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ लेड को। तो आंसर मिला लो, एक आंसर क्या आएगा 3, फिर आएगा 4 1 2, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ये आ जाएगा आप आंसर, 3 4 1 2। बात समझ आएगी आप लोगों को? यहाँ पर लिखा भी हुआ बच्चे, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following determinations are not necessary for raw water from a lake or used as a source of supply of water for boiler feed? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following determinations, भाई आप पहले समझो क्वेश्चन को, which of the following determinations are not necessary for raw water from a lake? आप एक पानी ले रहे हैं लेक से, रॉ वाटर का मतलब है नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर को ही रॉ वाटर बोलते हैं। तो रॉ वाटर फ्रॉम अ लेक, आप लेक से पानी बाहर निकाल रहे हैं, रॉ वाटर आपने लिया किस पर्पज के लिए, फॉर अ यूज एज सोर्स ऑफ सप्लाई, ये आपका सोर्स ऑफ सप्लाई है, बट कहां पर, ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर फॉर बॉयलर फीड। ये पानी हमने सप्लाई करना है बॉयलर फीड के अंदर, बॉयलर्स में पानी यूज करना है, हम लेक के पानी को बॉयलर्स में लेकर जा रहे हैं, तो बॉयलर फीड लिखा हुआ है। तो बॉयलर्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है बॉयलर्स जो होते हैं उसमें जब हम पानी को रखते हैं और नीचे से हीट देते हैं उसको, तो बॉयलर्स में पानी बॉयल होता है। तो अगर ये सारी, अगर हमें पानी यूज करना है, मैं लेक वाला पानी यूज कर रहा हूं और मुझे बॉयलर फीड में पानी चाहिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशंस आर नॉट नेसेसरी। तो पानी पे जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो कौन सा टेस्ट को आप इग्नोर कर सकते हो उस पर्पज के लिए। तो जैसे एग्जांपल टर्बिडिटी, अगर पानी के अंदर टर्बिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशंस आर नॉट नेसेसरी। अगर पानी में, देखो मैंने आपको बताया था बॉयलर फीड वाटर में, देखो होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये बॉयलर्स है और नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे हमारे पास सोर्स है, हम हीट कर रहे हैं पानी को, सोर्स है, पानी को हीट करेंगे। अगर पानी में हार्डनेस हुई, बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर पानी में हार्डनेस हुई, हम पानी को हीट करेंगे, और आपको पता है कि टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग की वजह से रिमूव हो जाती है, तो पानी में टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होगी, और जब पानी में हार्डनेस रिमूव होगी तो प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं और बॉटम पे प्रेसिपिटेट डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रेसिपिटेट डिपोजिट होना शुरू हुए हमारे इस बॉयलर्स में, इसको बोलते हैं स्केलिंग, आपके बॉयलर्स की स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग ऑफ द बॉयलर। अब जितनी ज्यादा स्केलिंग होगी, जो उतने ही ज्यादा डिपोजिशन जितना ज्यादा होगा, तो सेम पानी को बॉयल करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सेम पानी को की स्केलिंग हो रही है, ये हीट को रोकेगा, एनर्जी को रोकेगा, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, कॉस्ट ज्यादा निकल कर आएगी। तो अगर मैं अपने पानी को एज अ बॉयलर फीड वाटर यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पानी में हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। मेरा यहाँ पे पर्पस सिर्फ ये है कि मेरी स्केलिंग को रोकना है, तो पानी में हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशंस आर नॉट नेसेसरी, पानी में अगर टर्बिडिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी में अगर बैक्टीरियल काउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयरन हो कोई दिक्कत नहीं, हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। अगर पानी के अंदर हार्डनेस हुई तो ये जो सॉलिड्स है ये बॉटम बैठ जाएंगे। आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा, सर अगर पानी में टर्बिडिटी हुई तो ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सर ये भी सॉलिड बैठेगा नीचे, और जब सर ये भी नीचे बैठेगा तो ये भी स्केलिंग करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप, क्योंकि ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग, अगर ऑप्शंस में गिवन है कि टर्बिडिटी और हार्डनेस लिखा होता 1 and 4 ओनली, तो मैं यहाँ पर वो 1 and 4 मतलब एक में 1 and 4 होता है, एक में 2 और 3 होता ओनली, तो मैं 2 3 वालों को कर देता क्लिक कि ये नेसेसरी नहीं होंगे। बैक्टीरियल काउंट मेजर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयरन को भी मेजर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्बिडिटी और हार्डनेस एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉयलर फीड वाटर में, बट ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये आएगा। नोट बोला है कि इनमें से कौन से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी या इन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो एज पर द गिवन ऑप्शन हम ए दे रहे हैं, बट मैंने आपको चीज बता दी, अगर ये मेंशन है, दोनों चीज एक साथ लिखा हुआ, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका स्किलिंग वाला है। नेक्स्ट पॉइंट,
इफ द मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी, देखो मिथाइल ऑरेंज आ गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी ऑफ वाटर इक्वल और एक्सीड्स द टोटल हार्डनेस फॉर ऑल द हार्डनेस। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझो, यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी अगर इक्वल और एक्सीड कर जाए टोटल हार्डनेस से, कह रहे हैं कि अगर एल्किनिटी, कौन सी, मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल हार्डनेस अगर हो जाए तो ऑल ऑफ द हार्डनेसेस, बात वही होगी कि इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। तो टोटल हार्डनेस किसकी इक्वल हो जाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस की इक्वल हो जाएगी, दैट आंसर इज कार्बोनेट हार्डनेस। बस ये लिख दिया, मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी, फिनोल्फथालीन एल्किनिटी, मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी, एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है कि सर ये मिथाइल ऑरेंज क्या है, वैसे बता देता हूँ। मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी जो होती है बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से आती है। फिनोल्फथालीन जो एल्किनिटी होती है वो हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनेट आयंस की वजह से आती है, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एल्किनिटी देख लिया ना अपन, यहीं से समझ आ जाएगा। एल्किनिटी और टोटल हार्डनेस है, क्योंकि टोटल हार्डनेस की वैल्यू मिनिमम है, इसलिए कार्बोनेट हार्डनेस की इक्वल होगी, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जीरो हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग द अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, क्वेश्चन नंबर 9 एक न्यूमेरिकल है, अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 20% अवेलेबल क्लोरीन needed to chlorinate a rural water supply covering a population of this at 50 LPCD at the rate of 2 ppm is। शायद हमने क्लास में क्वेश्चन किया है, आई थिंक, जहां तक मेरे को याद आ रहा है ये मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग कि अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना रिक्वायर्ड है ये आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 20% अवेलेबल क्लोरीन, और इसमें अवेलेबल क्लोरीन 20% यानी परसेंटेज प्योरिटी मेंशन है। ब्लीचिंग पाउडर जो आप यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पानी में हम जब क्लोरीनेशन करते हैं, जब पानी में क्लोरीनेशन करते हैं तो जब हम पानी में क्लोरीन डालते हैं तो क्लोरीन 3 काम करता है बच्चे। कौन कौन से 3 काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, डिसइंफेक्शन, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन, और जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है जैसे आयरन मैग्नीज उनको भी ऑक्सीडाइज करता है। तो क्लोरीन 3 काम करता है। पहले जो काम करता है, 2 काम करता है, पहले तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीज इनको ऑक्सीडाइज करेगा और साथ में डिसइंफेक्शन करता है, पहले तो ये 2 काम चलेंगे। उसके बाद लास्ट में ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, क्लोरीन ये काम करता है। अब जब क्लोरीन ये काम करता है, जब ये क्लोरीन ये काम करता है तो यहाँ पर हम पानी में क्लोरीन मिलाते हैं जब, तो किस फॉर्म में मिलाते हैं, हम जनरली फ्री, मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन बताई है, जैसे आप क्लोरीन फ्री क्लोरीन की फॉर्म में डाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्म जो होती है, मोलिकुलर फॉर्म आपके पास क्लोरीन की जो है Cl2 वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। जनरली पानी में क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में मिलाई जाती है क्योंकि इसकी हैंडलिंग इजी होती है, आसान से हम इसको काम कर सकते हैं इसमें। आप पानी में क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में मिला सकते हैं, आप पानी में क्लोरीन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में मिला सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, 1 मोल ऑक्सीजन का। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की अगर बात करते हैं तो CaOCl ट्वाइस होता है, और कैल्शियम, इसमें से 1 ऑक्सीजन हटा दें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। बट ये दोनों प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, इसमें अवेलेबल क्लोरीन कम होता है, परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में मेंशन है जैसे इसमें। फिर तीसरी फॉर्म, आप पानी में क्लोरीन क्लोरामीन की फॉर्म में मिला सकते हैं। क्लोरामीन की फॉर्म में जनरली तब मिलाते हैं जब पानी में फिनोल कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है। फिनोलिक कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट है तो पानी में आप क्लोरीन मिलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरामीन्स, तब आप क्लोरामीन्स की फॉर्म में पानी में क्लोरीन मिलाते हैं। चौथी फॉर्म है क्लोरीन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड होता है, सबसे बेस्ट होता है क्लोरीन डाइऑक्साइड, बट इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है पानी के अंदर, स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती पानी के अंदर। ठीक है, तो नाउ अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि जब हम पानी में क्लोरीन मिलाते हैं तो अलग अलग पीएच के कोरस्पोंडिंग अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। अगर पानी की पीएच 5 से कम है तो हमें क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा Cl2। अगर पानी की पीएच 5 और 7 के बीच में तो हमें क्लोरीन मिलता है हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में। अगर पानी की पीएच 7 और 8 के बीच में तो दोनों मिलते हैं, HOCl भी मिलता है और OCl नेगेटिव हाइपोक्लोराइड आयंस भी मिलता है। अगर पानी की पीएच 8 से ज्यादा हुई तो हमें पानी में क्लोरीन हाइपोक्लोराइड आयंस की फॉर्म में मिलता है, OCl नेगेटिव की फॉर्म में मिलता है। इन सब में ये है फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन कि चाहे मोलिकुलर फॉर्म में हो, हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में हो HOCl, या हाइपोक्लोराइड आयंस की फॉर्म में हो OCl नेगेटिव, इनको बोलते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। इन तीनों में सबसे बेस्ट जो है वो HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, जो 5 और 7 पीएच के बीच में मिलता है।
इसीलिए जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि पानी की पीएच 5 और 7 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 5 और 7 के बीच में जब पीएच होगी तो हमें पानी में क्लोरीन HOCl के फॉर्म में मिलेगा, हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्म में मिलेगा। जो डिसइंफेक्शन एजेंट जो है ये बेस्ट निकल कर आता है इन तीनों में से। अगर इसकी डिसइंफेक्शन कैपेसिटी की बात करें, इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें, तो इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, 80 गुना ज्यादा होती है हाइपोक्लोराइट आयन से। फिर क्योंकि HOCl पानी में ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं, अपना काम करेगा और गायब हो जाता है, चला जाता है, टिकता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए हम पानी में अमोनिया डाल देते हैं। और जब पानी में अमोनिया डालेंगे तो क्लोरीन इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाएगा क्लोरामीन। तो क्लोरामीन्स के कंपाउंड यहाँ पर पानी में बनते हैं फ्रेंड्स। क्लोरामीन जो कंपाउंड पानी में बनते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग पीएच पे भी अलग अलग क्लोरामीन्स के कंपाउंड बनते हैं। मोनोक्लोरामीन बन सकता है, डाइक्लोरामीन बन सकता है, ट्राइक्लोरामीन बन सकता है। इन तीनों में भी जो हमारी 5 और 7 की पीएच थी जिसमें HOCl बना था, इसी पीएच पे डाइक्लोरामीन भी बनता है पानी में। तो डाइक्लोरामीन, अरे इन तीनों की बात करें, मोनो, डाई और ट्राइक्लोरामीन, इन तीनों में डाइक्लोरामीन की इफेक्टिवनेस ज्यादा निकल कर आती है। इट मींस हमारे लिए डबल एडवांटेज हुआ, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, कि डाइक्लोरामीन और HOCl आपको सेम पीएच पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पानी में ये डालते हैं तो ये पानी में डाइक्लोरामीन और साथ में हाइपोक्लोरस एसिड पानी में बनता है। इन मोनो, डाई और ट्राई में इफेक्टिवनेस की बात करें, सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस डाइक्लोरामीन की, मोनोक्लोरामीन की इंटरमीडिएट, सबसे कम आती है ट्राइक्लोरामीन की इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करते हैं। तो इन तीनों में बेस्ट जो है डाइक्लोरामीन है। तो यहाँ पर अब देखो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे थे, तो ब्लीचिंग पाउडर अगर हम जब डालते हैं तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में मेंशन है 20% अवेलेबल क्लोरीन। यानी अगर मैं 1 ग्राम या 100 ग्राम मान लेते हैं, अगर मैं 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालता हूँ, सिर्फ डिसइंफेक्शन 20 ग्राम करेगा। क्यों 80 ग्राम में क्लोरीन है ही नहीं। परसेंटेज प्योरिटी मेंशन है कि ब्लीचिंग पाउडर जो यूज कर रहे हो उसके अंदर 20% अवेलेबल क्लोरीन है। तो अगर 100 ग्राम पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाला, सिर्फ 20 ग्राम ही काम करेगा, बाकी 80 ग्राम काम नहीं करेगा, डिसइंफेक्शन नहीं करेगा। इसलिए स्विमिंग पूल वगैरह की ट्रीटमेंट में, और जब हम ये ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, स्लज वगैरह बनती है, तो जनरली वाटर सप्लाई के लिए जब हमें शहर में पानी सप्लाई करना है तो ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह यूज नहीं करते हैं, इनका यूज करते हैं स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 20% अवेलेबल क्लोरीन नीडेड टू क्लोरिनेट ए रूरल वाटर सप्लाई कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ, एक शहर जिसमें इतने 10,000 लोग रह रहे हैं, एट 50 LPCD, एक दिन में एक इंसान को 50 लीटर की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि वाटर डिमांड गिवन है क्वेश्चन में जनरली, एट 50 LPCD एट द रेट ऑफ 2 ppm। ये जो ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है वो 2 ppm निकल कर आ रही है, 2 मिलीग्राम पर लीटर की। 2 ppm का मतलब है 2 मिलीग्राम पर लीटर। 2 ppm मीन्स 2 मिलीग्राम पर लीटर। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है वो है 2 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो 10,000 लोग हैं और एक इंसान की पानी की डिमांड कितनी है, 50 LPCD। एक इंसान को एक दिन में 50 लीटर पानी चाहिए। 10,000 लोगों के लिए, जो 10,000 लोग हैं उनकी डिमांड कितनी होगी, पानी की मल्टीप्लाई 50 कर दो, तो 10,000 गुना में 50, तो 10,000 गुना में 50 अगर हुआ तो 5 × 10 की पावर 5 हो जाएगा। इतना लीटर पानी चाहिए होगा, इतना लीटर। तो ट्रीटमेंट, इतने पानी की ट्रीटमेंट हमको करनी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे सिटी के अंदर 10,000 लोग रह रहे हैं। एक इंसान की पानी की डिमांड 50 लीटर है, 10,000 लोगों के लिए पानी सप्लाई करना है, तो कितना पानी हमारे पास है, इतना पानी 5 × 10 की पावर 5 लीटर, इतने पानी को ट्रीट करना है। और 1 लीटर पानी में 2 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है ब्लीचिंग पाउडर की। मेंशन है क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एट द रेट ऑफ 2 मिलीग्राम पर लीटर। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो रिक्वायरमेंट निकल कर आती है वो ये निकल, द अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 20% अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है, 2 मिलीग्राम पर लीटर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अवेलेबल क्लोरीन नीडेड टू क्लोरिनेट रूरल वाटर सप्लाई कवरिंग अ पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ दिस, तो यहाँ पर 5 × 10 की पावर 5, 1 लीटर पानी को इतना चाहिए, 1 लीटर पानी को इतना चाहिए, तो 2 मिलीग्राम, 1 लीटर पानी के लिए 2 मिलीग्राम की क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है। ये क्लोरीन की रिक्वायरमेंट मेंशन है, दिस रिक्वायरमेंट इज क्लोरीन नीडेड टू क्लोरिनेट। हम क्लोरिनेट कर रहे हैं, 1 लीटर पानी को अगर मैं क्लोरिनेट कर रहा हूँ तो 2 मिलीग्राम क्लोरीन मुझे डालनी पड़ेगी पानी में। ब्लीचिंग पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लीटर क्लोरिनेट मेंशन है, 1 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए 2 मिलीग्राम क्लोरीन चाहिए। इतने लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन कितनी चाहिए होगी, 5 × 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम कन्वर्ट कर दो केजी में, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा केजी में। इतना क्लोरीन आपको चाहिए। अब इतना क्लोरीन चाहिए, इतना ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे काम बनेगा नहीं। ब्लीचिंग पाउडर अगर मैंने इतना डाला तो इसका सिर्फ 20% ही काम करेगा। तो मान लो मैंने x क्वांटिटी में x kg का ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया,
तो अगर x kg का ब्लीचिंग पाउडर डालूंगा तो पानी में काम कितना करेगा इसका 20%, तो इसको मल्टीप्लाई किया 20% से, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 20% से। ठीक है, तो देखो अब मान लो x kg में हमने ब्लीचिंग पाउडर डाला, तो x को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, तो x की वैल्यू 0.2 को डिवाइड कर दो, तो 0.2 को जब मैं डिवाइड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल वहां से कितना आएगा 5 kg। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर डोज। तो ब्लीचिंग पाउडर इतना चाहिए होगा, बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये मैच करना अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैच करना है, ये वाटर क्वालिटी और दूसरा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, कौन सी क्वालिटी और उसको कैसे डिटरमाइन करते हो, ये मैच का क्वेश्चन है। तो जैसे हार्डनेस, हार्डनेस के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं बच्चे, टाइट्रेशन के लिए ईडीटीए मेथड, ईडीटीए बोल दो, वर्सनेट सॉल्यूशन बोल दो, ये टाइट्रेंट का नाम है, याद रखिएगा इसको। हार्डनेस के लिए क्लोरीन, हमें पानी में क्लोरीन चाहिए, तो देखो क्लोरीन बेसिकली क्लोरीन नहीं होता है, ये क्लोराइड होता है। अच्छा क्लोरीन भी बोला हुआ है, क्लोरीन के लिए रेजिडुअल क्लोरीन, तो यहाँ पर जाकर क्लोरीन है तो ये बात करेगा रेजिडुअल क्लोरीन की, अगर ये बात कर रहा है तो ये बात करेगा रेजिडुअल क्लोरीन की, क्योंकि हमारे पास जब हम पानी में क्लोरीन डालते हैं तो मैंने पानी में कितनी क्लोरीन डाली है तो मुझे पता ही है, ये तो भाई मैं पानी में क्लोरीन डाल रहा हूँ डिसइंफेक्शन करने के लिए, मैं कितने डाल रहा हूँ तो मुझे पता है। वो बात अलग है कि हमारा पानी कितनी क्लोरीन को यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लो मैंने पानी में 10 यूनिट क्लोरीन डाल दी, पानी ने जो क्लोरीन यूज करी वो करी सिर्फ 7 यूनिट्स की, 3 क्लोरीन पानी में बच गई, 3 यूनिट्स की क्लोरीन पानी में बच गई, तो पानी ने कितनी क्लोरीन यूज करी 7 यूनिट्स की, तो ये 7 यूनिट्स आप बोल दोगे पानी की क्लोरीन डिमांड है। तो ये जो 3 यूनिट्स की क्लोरीन बची, इसको कैसे बताया आपने, इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया, तो पानी में जो बची हुई क्लोरीन है, जो रेजिडुअल क्लोरीन है, उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके जो टेस्ट का नाम क्या है, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट है, स्टार्च आयोडोमेट्रिक टेस्ट है, तो ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो देखो एक आंसर ये आ जाएगा, और इसका आंसर जो क्लोरीनेशन है तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, स्टार्च आयोडोमेट्रिक टेस्ट, ये बन गया। अब उसके बाद अगला देखो, जैसे डीओ, पानी की डीओ की अगर हम बात करते हैं, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो उसके लिए विंकलर्स मेथड यूज करते हैं, विंकलर्स मेथड, और इस चीज का ध्यान रखिएगा जब हम विंकलर्स मेथड यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टार्च इंडिकेटर यूज किया जाता है, विंकलर्स मेथड में स्टार्च इंडिकेटर यहाँ पर यूज करते हैं, कौन सा इंडिकेटर, स्टार्च, ये जरूरी है याद करने, क्वेश्चन आता है यहाँ से, स्टार्च इंडिकेटर यूज किया जाता है विंकलर्स मेथड में, और साथ में जो टाइट्रेंट यहाँ पर यूज करते हैं वो यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं, विंकलर्स मेथड नाम याद करेगा डीओ के लिए। और लास्ट जो बचा है क्लोराइड, ये तो बता ही सकते हो, पानी में क्लोराइड के लिए मोहर्स मेथड, याद आपको मोहर्स मेथड क्लोराइड डिटरमाइन के लिए। इसमें एक पॉइंट मैंने बताया था, मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि अगर तुम्हारे पानी में क्लोराइड एक्सेस क्वांटिटी में हुआ, द वाटर दैट कंटेन्स क्लोराइड इन एक्सेस क्वांटिटी, बच्चे उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकिश वाटर, है ना, दैट इज नॉन एज द ब्रैकिश वाटर। और अगर पानी में क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो, क्लोराइड, अगर पानी में क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो, उसके लिए हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेंट यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इंडिकेटर जो यूज करते हैं पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज करते हैं। लिमिट की बात करूं क्लोराइड की, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 250 मिलीग्राम पर लीटर, और रिजेक्शन लिमिट होती है 1000 मिलीग्राम पर लीटर, इसकी रिजेक्शन लिमिट होती है। तो यहां पर इसका आंसर देख लो, देखो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3, ऑप्शन ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ए 2 3 1 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, क्लोरीन रेजिडुअल कैन बी टेस्टेड बाय ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट कर सकते हो, डीपीडी टेस्ट भी कर सकते हो, क्लोरोटेक्स टेस्ट भी कर सकते हो, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट भी कर सकते हो। इसलिए बोला था ये सॉल्यूशन पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो, 1 घंटा हो गया, कितना टाइम हो गया, 50 मिनट हो गए भाई, 50 मिनट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करा पाया हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं कराए, तो आपको लग रहा है 10 क्वेश्चन, मैंने 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करवा दिए होंगे आपको, क्यों भाई, जितनी चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता भी तो रहा हूँ आप लोगों को, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सभी क्वेश्चन ही है सारे, एक किस्म का समझ के चलो, सारे क्वेश्चन ही है, कुछ भी पूछ लेगा उठा के, पूछ लेगा विंकलर्स मेथड में क्या टाइट्रेंट यूज करते हैं, बताओ भाई, तो बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा टाइट्रेंट यूज करता है, अभी तो बताया सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट पॉइंट, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, लिस्ट 1 इंप्योरिटीज गिवन है, लिस्ट 2 उसके इफेक्ट गिवन है, कौन सी इंप्योरिटी की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है, जैसे डिसॉल्व्ड सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम
एंड मैग्नीशियम, इम्प्योरिटी और इसका इफेक्ट, और यहाँ पर हार्डनेस। अच्छा, पैरामीटर पूछा गया बेसिकली किसकी वजह से क्या आता है। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो, डिजोल्व सल्फेट्स, डिजोल्व सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। क्या है यहाँ पर, पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। तो पानी के अंदर डिजोल्व सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम की। क्या इसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस नहीं आती है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो इसकी वजह से नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, 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 यस हार्डनेस आएगी। और एक और बात, एक और इन्फॉर्मेशन, पानी में अगर हार्डनेस है तो पानी में कोरोजन भी होगा। पानी के अंदर कोरोजन नहीं होता है, पानी जिस पाइप में फ्लो कर रहा है उस पाइप में कोरोजन होगा। पानी जिस पाइप में फ्लो करता है उस पाइप के अंदर कोरोजन होगा। ठीक है, तो कोरोजन के लिए आता है, जनरली कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉट डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ, ये भी हार्डनेस आती है और ये टेम्परेरी हार्डनेस आती है। डिसॉल्व, इसको अभी स्किप कर देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, अगला देख लेते हैं। डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड फ्लोराइड, देखो पानी में फ्लोराइड है तो डेंटल हेल्थ, देखो डेंटल वर्ड आ गया तो यहाँ से क्लियर कर देंगे। डिसॉल्व्ड फ्लोराइड ऑफ सोडियम, अगर फ्लोराइड प्रेजेंट है तो डेंटल कैविटी, ये बात समझ आ रही है। डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है तो आपको पता है, क्या पता है आपको, क्या पता है, अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है तो बताओ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा नहीं होगा। पानी में अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बात भी सही है। अब बच्चा कौन सा, पहला ऑप्शन भी सही था, हार्डनेस एंड कोरोजन। एल्कलिनिटी एंड सॉफ्टनेस लिखा हुआ है, डिसॉल्व बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट, अगर मैं लिखूं इसको तो जैसे ये, जैसे कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जैसे पानी में ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, HCO3 HCO3। तो यहाँ पर देखो, अगर पानी में ये प्रेजेंट है तो पानी में बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट भी प्रेजेंट हुए। अगर बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट प्रेजेंट है मतलब पानी में एल्कलिनिटी भी आएगी। पानी में नो डाउट, पानी के अंदर नो डाउट कार्बोनेट हार्डनेस भी है, बट साथ में पानी में एल्कलिनिटी भी तो है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये इसका जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। नाउ तो आंसर मैच करो, ए का आंसर 1, बी का आंसर 3, 1 3 4 2, 1 3 4 2 मिला लीजिएगा, 1 3 4 2, तो ये आंसर आपका बन जाएगा डैडी। तो इसलिए मैंने बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी आते हैं और कभी नहीं आते, तो आपको थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो डरना नहीं है भाई बिल्कुल भी, मैंने बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट पढ़ाया आप लोगों को। आप ये क्वेश्चन सेशन करा रहा हूँ, आपकी नॉलेज और एनहेंस होगी, इसलिए जो चीज़ पढ़ाई है उसको अच्छे से समझ लेना, उसको अच्छे से कवर कर लेना और क्लासेस को दोबारा देख लेना चाहिए बहुत आराम से। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई है एनवायरनमेंट मैंने, आपको हर एक पॉइंट मोस्टली इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स की बात करूंगा। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छी बात होगी, मतलब आपको आपके माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी। पढ़ते रहो चीज़ों को, बार बार रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो बार बार। आप जैसे अभी कुछ चीज़ पढ़कर आते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको एक रिलैक्स होने के लिए आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए ना, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर बाहर घूमने चले जा रहे हो, आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए कि हमने ये पढ़ा है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, ये चीज़ें ऐसे होती है, लाइक दिस। ये कहानी की तरह अपने चलते रहने चाहिए। तो कॉन्टिन्यूसली जब तक आपका पेपर है, आप तब तक आपके माइंड के अंदर आपको इस तरीके से अपने आप को डिजोल्व कर लेना पढ़ाई में। आपको सपने भी अपनी पढ़ाई के आने चाहिए, आप सपने के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी आप सपने के अंदर भी अपने न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट में फंसे हो उस कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, पढ़ रहे हो। इतना आप आदत बना लो, हैबिचुअल हो जाओ, इतना ज़्यादा आपको एडिक्शन हो जानी चाहिए पढ़ाई की। और जब तक वो एडिक्शन नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इसीलिए लोगों को बोलने दो कि यार ये सारा दिन पढ़ाई करता रहेगा, करना है, क्योंकि हमें पेपर क्लियर करना है, हमें जॉब चाहिए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा, कुछ हमारी मजबूरी नहीं है, अभी पढ़ना पड़ेगा, हम मजे से पढ़ रहे हैं, हमें पढ़कर क्योंकि जॉब चाहिए। तो मजबूरी में पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होती है। एक 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 एक्साइटमेंट होके, एक पैशन के साथ कि यस हमें पढ़ना है और ये जो चीज़ है ये मेरे को एक जर्नी तक लेकर जाएगी, तो वो चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। और वो अपने आप आएगी बच्चे जब आप पढ़ोगे। डाउट सबके आते हैं, सबको दिक्कत आती है, ये नेचुरल प्रोसेस है। कोई इंसान पढ़ रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई नई चीज़ कर रहा है, उसको प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टेकल सबके साथ आते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और जो कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो ऑब्स्टेकल तो उसकी लाइफ में भी है। कोई जॉब कर रहा है उसकी लाइफ में भी ऑब्स्टेकल है, आप पढ़ाई कर रहे हो आपकी लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स हैं,
मुसीबतें तो आती हैं, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगी, बट आपको उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर कर आगे चलना है और उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स कॉन्टिन्यूसली लगने चाहिए आपके बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है बताना है। ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। हाँ, क्या बताया, देखो मैंने क्या बताया था भाई, ग्राउंड वाटर देखो, जब आप ग्राउंड में से पानी को बाहर निकालते हो तो पानी सोइल में से तो आ रहा है, और जब पानी सोइल में से आ रहा है तो क्या बड़े बड़े पार्टिकल आएंगे, क्या सस्पेंडेड पार्टिकल पानी में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप ग्राउंड वाटर अगर यूटिलाइज करोगे तो आपको ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं मिलते हैं, बट ग्राउंड में डिसॉल्व सॉलिड्स मिलेंगे, यस, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। रिवर के पानी को ले रहे हो, रिवर के पानी में डिसॉल्व सॉलिड्स कम मिलेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स ज्यादा मिलेंगे। तो ये बोल रहा है कि ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम बोथ सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व, गलत बात है, गलत बात बोल दी। सस्पेंडेड मैटर्स ऑफर कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सही बात है। सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल जो सस्पेंशन में हो वो ऑर्गेनिक नेचर के हो, और जब ऑर्गेनिक नेचर के है इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक मैटर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और जब पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे तो हमारे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल उसको पैथोजन बोलते हैं, तो वो पैथोजन भी हो सकता है। पैथोजन का एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, दीज आर द पैथोजन्स। तो ये बात सही है। रेन वाटर इज सॉफ्ट एंड टेस्टलेस, रेन वाटर सॉफ्ट एंड टेस्टलेस होता है। रेन वाटर सॉफ्ट का मतलब पानी में हार्डनेस नहीं है, एंड टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस का मतलब पानी में कोई आयंस भी नहीं है। रेन वाटर मतलब प्योर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म बोल रहे हैं, क्या ये होता है रेन वाटर इज सॉफ्ट एंड टेस्टलेस। सॉफ्ट एंड टेस्ट, इसको अभी रखते हैं, इसको अभी रख देते हैं, इसको अभी रख देते हैं, आगे देख लेते हैं क्या गिवन है। लेक वाटर में कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, लेक वाटर में कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, लेक वाटर में कंटेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यस। लेक वाटर कह रहे हैं कि लेक वाटर में कंटेन्स, लेक के अंदर भी आपको कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिल सकता है, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो वहां भी होंगे, और जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, ऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं। तो यस, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो यहाँ पर हमने बोला था कि पहला आंसर तो गलत है, पहला आंसर गलत है, पहला एलिमिनेट कर दो। अगर पहला ऑप्शन एलिमिनेट करा तो ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा एक ही ऑप्शन। तो एज पर द गिवन ऑप्शन आंसर इज सी। एक एडिशनल जानकारी पता लगी क्या, कि जो आपका रेन वाटर होता है वो सॉफ्ट होता है और साथ में टेस्टलेस होता है। द रेन वाटर इज सॉफ्ट एंड टेस्टलेस, एडिशनल जानकारी हमें पता लगी। इस तरीके से चीजें चलती है हमारी। तो ऑप्शन अप्रोच आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन अप्रोच लगा के करिएगा सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट, मैच करना है बच्चे, लिस्ट 1 लिस्ट 2। देखो मैच वाले क्वेश्चन जानबूझकर लेकर आया हूं मैं। आप बोलोगे सर ये मैच वाले तो नहीं आते, भाई तुम मैच वाले क्वेश्चन को मैच की तरह मत समझो। तुम ये समझो कि मैथ में 4 पॉइंट्स हैं तो मुझे 4 क्वेश्चन पता लगे, और 4 के साथ 4 चीजें एक्स्ट्रा गिवन है, मतलब 8 चीजें आपको पता लगी। आप इस तरीके से समझो, और एडिशनल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके, इसलिए मैं मैथ वाले क्वेश्चन जानबूझकर ज्यादा लेकर आया हूँ, ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर हो जाए, आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। जैसे यहाँ पर मैच करना है, क्या करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। अच्छा बस लिस्ट 1 लिस्ट 2। अच्छा ये बीमारी देती, देखो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सी डिजीज होती है, वाटर बोर्न डिजीज, उसके बारे में बताया गया है। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से एमोबिक डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री जो है प्रोटोजोआ की वजह से होती है, डिसेंट्री, दिस डिसेंट्री। तो प्रोटोजोआ की वजह से होती है बच्चे एमोबिक डिसेंट्री। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। और एक बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट मेथियोग्लोबिनियम, ये तो आपको पता ही है। वायरस, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस भी होता है, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस, और वायरस की वजह से पोलियोमिलिटिस भी होता है। तो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेपेटाइटिस एज वेल एज वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पोलियोमिलिटिस, जॉन्डिस बोल सकते हैं इसको, जॉन्डिस भी वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा भी होता है। कोलेरा एक टाइम पे खतरनाक बीमारी होती थी, महामारी, पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। तो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, कोलेरा भी। तो बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा भी होता है, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस, वायरस की वजह से पोलियोमाइलिटिस, वायरस की वजह से जॉन्डिस, प्रोटोजोआ की वजह से एमोबिक डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री, ठीक है। और फंगस, फंगस अगर प्रेजेंट है वैली फीवर आता है, फंगस अगर प्रेजेंट है तो वैली फीवर आता है। और जैसे हेलमिंथिटिस होता है, हेलमिंथिटिस एक डिजीज होती है, वो भी इसी के नाम से होती है,
इस ऐसे ही नाम है, हेलमिलिटिस कुछ ऐसे ही नाम है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ उसकी, बस कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वर्ड याद रखिएगा इस तरह। हेलमिंथिटिस कुछ ऐसा नाम होता है, मैं लिख देता हूँ, HELMIN, हेलमिंथिटिस कुछ ऐसा ऐसा नाम होता है, कुछ ऐसा ऐसा नाम होता है, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे डिजीज है ना हेलमिंथिटिस, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी कुछ ऐसा ही है, तो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी 3 4 1 2, याद होगी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन देखो मैच, आपको मैच करना वाटर वेस्ट वाटर पैरामीटर और उसके साथ में टेस्ट, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो पोर्टेबिलिटी ऑफ द वाटर, क्लोराइड, रेजिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस। रेजिडुअल क्लोरीन आंसर आ जाएगा, ऑर्थोटोलिन। हार्डनेस का आंसर आ जाएगा EDTA। क्लोराइड, क्लोराइड का आंसर आ जाएगा मोर्स मेथड, क्लोराइड का आंसर मोर्स मेथड। बचा एक नई इंफॉर्मेशन पता लगी, क्या? पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर MF टेक्निक। व्हाट इज दिस पोर्टेबिलिटी? पोर्टेबल वाटर क्या होता है? एक वाटर होता है प्योर वाटर, रो वाटर, वेस्ट वाटर, पोर्टेबल वाटर, होलसम वाटर। व्हाट इज दिस? ब्रैकिश वाटर। कहने का मतलब पानी बहुत टाइप के होते हैं। अगर वर्ड है पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर इज दैट वाटर विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पोर्टेबल वाटर इज दैट वाटर विच इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पोर्टेबल वाटर होता है। अगर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो मतलब आप पानी में कौन सा टेस्ट करोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए? मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, MFT टेस्ट। तो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक यूज करते हैं पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर बोला पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर आपको पानी की पोर्टेबिलिटी बतानी हो, पानी में पता करना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, उसके लिए MFT मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक यूज किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म होता है। एक वर्ड है पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर का मतलब है पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, आप ऐसे समझिएगा। तो आंसर मिला दो, एक आंसर 4, 4 के बाद 1 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, दिल्ली ऑप्शन आएगा, आंसर इज दिल्ली। ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया तो आप वैसे भी ऑप्शन अप्रोच लगा के कर सकते थे। एक इसमें से देख लो, जैसे ए है, एक आंसर 4 और 2, इतना देखो पता ही होगा, ए का 4 और 2 इतना आपको समझ आएगा भाई एक आंसर तो 4 या 2 में से आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा, अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन अप्रोच एग्जाम में हेल्प करता है मोस्टली हमारी। अब कई बार क्या होता है कि ऑप्शन सेम दे देते हैं, चारों के चारों ऑप्शंस लुक्स लाइक अ सिमिलर ऑप्शंस, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, फिर वहां पर आपका कॉन्सेप्ट काम करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाएगा फिर। लेकिन ये चीजें भी वहीं आती है जहां पर चीजें दिखने में आसान होती है, बट आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना होता है। खैर वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है टाइप ऑफ इम्प्योरिटी और उसका इफेक्ट, जैसे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम के, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कौन सी हार्डनेस आती है? कार्बोनेट हार्डनेस। ये टेम्परेरी हार्डनेस, पर ध्यान दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोई हार्डनेस नहीं आती, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कोई हार्डनेस पानी में नहीं आती, क्योंकि एक सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है आपका, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से यहाँ पर जो हार्डनेस आएगी तो परमानेंट या टेम्परेरी? टेम्परेरी हार्डनेस। उसके बाद क्या है देखो, ये लिख देता हूँ, इसकी वजह से आएगी टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस नहीं आती है, बट एल्किनिटी आएगी, एल्किनिटी आएगी, या सूडो हार्डनेस बोल सकते हैं। सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, सल्फेट एंड क्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो परमानेंट हार्डनेस आती है। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैंगनीज, तो यहाँ पर अब ना ऑप्शंस मैच कर लीजिएगा। देखो परमानेंट हार्डनेस होगी, सूडो हार्डनेस की बात कर रहा था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो सूडो हार्डनेस, और क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो एल्किनिटी आएगी पानी के अंदर। तो एल्किनिटी एंड सॉफ्टनेस सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। लास्ट कलर एंड टेस्ट क्या था? लास्ट आयरन, लास्ट क्या था? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैंगनीज। अगर पानी में आयरन मैंगनीज प्रेजेंट है तो पानी में क्या आएगा? कलर आएगा। कौन सा कलर आता है आयरन की वजह से? याद करो, बताया होगा आयरन की वजह से कौन सा कलर आता है? ब्रिक्स का कलर कैसा होता है? ब्रिक्स, ईंट, ईंट का कलर लाल होता है ना, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, याद करिएगा ऐसे। तो पानी में आयरन ऑक्साइड्स प्रेजेंट है तो थोड़ा रेडिश कलर मिलता है। अब ये मत समझ लेना कि सर लाल कलर का मतलब जैसे खून, ब्लड रेड कलर का होता है, तो ये सब मत समझना, समझने का तरीका चेंज करो। अगर मैंने बोला कि पानी में आयरन ऑक्साइड है और पानी में अगर आयरन ऑक्साइड है तो रेडिश कलर आएगा, इट डजंट मीन कि उसका कलर खून के जैसा हो जाएगा। इंटेंसिटी भी तो मैटर करती है फ्रेंड, इंटेंसिटी, उस कलर की इंटेंसिटी कितनी है। होली वाले दिन आप पानी में कलर मिलाते हैं, आपने हल्का सा हरा रंग मिलाया और ज्यादा येलो कलर मिला दिया तो पानी का कलर येलो दिखेगा। आप बोलो सर मैंने तो हरा कलर भी मिलाया था, यस,
पानी के अंदर ग्रीन कलर भी है, वो बात अलग है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इंटेंसिटी भी मैटर करती है। इसलिए ये मत सोचना कि सर पानी में अगर आयरन ऑक्साइड तो पूरा लाल पानी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो मैथ्स, भाई देखो मैथ्स वाले आपके लिए आपको मजा आ रहा होगा कि यार सर मैथ्स वाले क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। इक्विपमेंट और पैरामीटर्स, जैसे टिंटोमीटर, कलर मेजरमेंट में टिंटोमीटर, अभी कलर की बात कर रहे थे, दो टाइप के कलर रहे थे, ट्रू कलर और एपरेंट कलर, दो टाइप के कलर होते हैं। कलर को मेजर करने के लिए एपरेटस का नाम टिंटोमीटर, यूनिट टीसीयू ट्रू कलर यूनिट या हेजन यूनिट बोलते हैं। किस स्केल पे मेजर करते हैं? प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर इसको मेजर किया जाता है। और यूनिट एक्सेप्टेबल लिमिट 5 TCU, CFR पोस्ट फॉर रिजेक्शन 15 TCU। टिंटोमीटर आपका कलर ये हो जाएगा, टिंटोमीटर में कलर आ जाएगा। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी बताता है, ये टर्बिडिटी आ जाएगा, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी। इमोफ कोन, इमोफ कोन सेट लेवल सॉलिड्स, इमोफ कोन सेट लेवल सॉलिड्स याद रखिएगा। इमोफ जैसे मफल फर्नेस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑर्गेनिक सॉलिड्स मफल फर्नेस, इमोफ कोन सेट लेवल सॉलिड्स। इमोफ कोन में हमें सेट लेवल सॉलिड्स की कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए यूज करते हैं। सेट लेवल सॉलिड्स का मतलब वो सॉलिड्स जिसके सेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा है उनको बोलते हैं सेट लेवल सॉलिड्स, दैट आर टर्म्ड एज द सेट लेवल सॉलिड्स। देखो ये आ गया मफल फर्नेस। मफल फर्नेस वोलेटाइल सॉलिड्स, ऑर्गेनिक सॉलिड को ही वोलेटाइल सॉलिड्स बोलते हैं, या वोलेटाइल सॉलिड्स अगर टेक्निकली जाओगे वो सॉलिड्स जिसको अगर हम हीट करें वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड फॉर्म में है। द सॉलिड्स विच हैव टेंडेंसी टू वेपोराइज, वो सॉलिड्स जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड की फॉर्म में आए उसको वोलेटाइल बोलते हैं। और ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो होते हैं पानी के अंदर वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए वोलेटाइल सॉलिड्स लिखा हमने। बात समझ आ गई? वोलेटाइल। टेम्परेचर मेजर करना हो पानी का, थर्मामीटर है, टेम्परेचर मेजर कर देगा थर्मामीटर। अगर माइंड में क्वेश्चन आया किससे टेम्परेचर भी कैसे मेजर करते हैं, किससे? थर्मामीटर। तो समझ आ जाएगा, सारे सब पॉइंट समझ आ रहे हैं ना भाई आप लोगों को? चलो आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल हार्डनेस एंड एल्किनिटी। टोटल हार्डनेस एंड एल्किनिटी ऑफ वाटर, दिस एंड दिस। अच्छा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। टोटल हार्डनेस कितनी है? 200, और एल्किनिटी कितनी है? 260। तो कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी? 200 हो जाएगी, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी? 0 हो जाएगी। सर आंसर 200 और 0, ऑप्शन आ जाएगा। मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 यही किया था हमने। पैथोजन और एपिडेमिक, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया और उसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी, देखो ये नाम आ गया बच्चे, देखो ये नाम आ गया हेलमिंथ, जो मैं बता रहा था ना आपको एक नाम हेलमिंथ, वो ये है। अब डिजीज का नाम भी आपको समझ आ जाएगा। बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? कोलेरा। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, कोलेरा, टाइफाइड। वायरस की वजह से हेपेटाइटिस, अब हेपेटाइटिस में भी ए बी ई, हेपेटाइटिस पानी में जो वायरस है उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है, बट इतना डिटेल में नहीं जाना है, कभी पता लगे बायो पढ़ने लग जाओ, इतना नहीं, बस जितना बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट, इतना ही करना है। हेपेटाइटिस हो गया, पोलियोमिलिटिस, जॉन्डिस, पोलियोमिलिटिस, ठीक है चलो नाम। प्रोटोजोआ, एमोबिक डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री, हेलमिंथ, हेलमिंथिटिस। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कोलेरा, एक आंसर 2, तो ऑप्शन ये बनेगा, ये बनेगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। वायरस, वायरस की वजह से पोलियो, वायरस की वजह से पोलियो। वायरस कौन सा नंबर पे था? दूसरे नंबर पे। तो ए का आंसर जो आएगा वो ये आएगा, ए का आंसर 2 आएगा, और बी का आंसर पोलियो आएगा। चेक कर लो, ए का आंसर 2, बी का आंसर 4, ऑप्शन ये बनेगा अपना, ऑप्शन ए। बाकी चेक कर लो, वो सी का आंसर 1। अब सी क्या था? सी हमारे पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ डेसेंट्री होती है, नो डाउट। एक और डिजीज पता लग गया, वॉर्म्स, एक और चीज पता लग गई, वॉर्म्स। तो प्रोटोजोआ की, सॉरी नॉट वॉर्म्स, सॉरी नॉट वॉर्म्स, सॉरी इट्स अ गैस्ट्रोएंटेरिटिस, पेट की बीमारी जो होती है, गैस्ट्रो। एमोबिक डिसेंट्री भी सेम वही चीज होती है। डिसेंट्री का मतलब लूज मोशन, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम में डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो क्या से एक चीज और बताई थी मैंने, अगर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट 50 ppm से ज्यादा हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस, मैग्नीशियम सल्फेट की, अगर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट 50 ppm से ज्यादा हुआ तो हमारे बॉडी में लैक्सेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम, लूज मोशन। तो प्रोटोजोआ की वजह से भी वही गैस्ट्रोएंटेरिटिस, बात वही होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम या पेट की बीमारी, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो प्रोटोजोआ का आंसर 1 आ जाएगा।
और लास्ट हेलमिंथिस, हेलमिंथिस हेलमिंथिटिस, कुछ ऐसे डिजीज का नाम है। एक और डिजीज है वॉर्म्स। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको। अगेन मैच करना है यहाँ पे, देखो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, देखो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट ब्लू बेबी, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्लोराइड अगर एक्सेस में हुआ, फ्रेगाइल बोन्स, बोन्स आ गया देखो लिखा हुआ, बोन्स आ गया लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा। लैक ऑफ हाइड्रेट गोइट्रे, बताया था गोइट्रे स्वेलिंग आना गले के अंदर, लैक ऑफ हाइड्रेट। और एक्सेस ऑफ क्लोराइड ब्रैकिश वाटर, ये तो मैंने बताया हुआ है। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आंसर आ जाएगा, 4 3 2 1। आगे देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर, concentration of hydroxyl ions in the water sample is measured at 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द पीएच ऑफ द वाटर सैंपल? तो पानी की पीएच आपको बतानी है। देखो क्या लिखा हुआ है, पानी के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, OH नेगेटिव आयंस पानी में गिवन है 17 मिलीग्राम पर लीटर, 17 मिलीग्राम पर लीटर। पानी में हाइड्रोक्सिल आयंस गिवन है 17 मिलीग्राम पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ द वाटर सैंपल? पानी की पीएच कितनी होगी ये आपको बतानी है। अब मैंने आपको बताया था पीएच हम लिखते हैं, पीएच प्लस का पीओएच 14 होता है, पीएच प्लस का पीओएच 14 होता है। पीएच एक आर्टिफिशियल स्केल होता है जो हमने खुद बनाया है, मैनमेड स्केल है, आर्टिफिशियल स्केल है, जो पानी की एसिडिटी और बेसिसिटी को इंडिकेट करता है। पीएच इज द आर्टिफिशियल स्केल दैट इंडिकेट एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द वाटर। अगर पानी की पीएच 7 से कम है तो पानी एसिडिक है, पानी की पीएच अगर 7 है न्यूट्रल है, पानी की पीएच 7 से ज्यादा हुई बेसिक पानी है आपका, ठीक है। नाउ अब देखो पानी में अगर हमें पीएच निकालनी है तो अगर OH गिवन है, जब OH गिवन है तो पीओएच निकाल देंगे। पीओएच कैसे लिखेंगे? पीओएच लिखते हैं माइनस का log बेस 10 OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लिखते हैं, बट मेंशन क्या है मिलीग्राम पर लीटर। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता करने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 17 मिलीग्राम। पानी के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस है वो कितने हैं? 17 मिलीग्राम। 1 लीटर पानी की बात हो रही है। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट किसका? OH नेगेटिव आयंस का। OH का मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17 हो जाएगा। 17 ग्राम, ग्राम में होता है मोलिकुलर वेट। तो 17 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट किया मिलीग्राम में, 17 ग्राम मोलिकुलर वेट है, कन्वर्ट किया मिलीग्राम में, मिलीग्राम, तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल, तो आंसर आएगा 10⁻³ तो आपके पानी के अंदर OH नेगेटिव आयंस कितने हैं? 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे पास 1 लीटर पानी है, दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर मेरे पास भी 1 लीटर पानी है, ठीक है। पहला स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे पास 1 लीटर पानी में 10⁻³ मोल है OH नेगेटिव आयंस के। दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे पास 1 लीटर पानी में 17 मिलीग्राम प्रेजेंट है OH नेगेटिव आयंस के। तो बताओ किसमें OH नेगेटिव आयंस ज्यादा है? दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, बस बताने का तरीका अलग है। वो सेकंड स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ वेट बता रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ मोल बता रहा है, बट दोनों का आंसर तो सेम है, ठीक है ना। तो या तो आप पानी में बोल दो 17 मिलीग्राम OH नेगेटिव आयंस है, या आप ये बोल दो कि आपके पानी में 10⁻³ मोल है OH नेगेटिव आयंस के, दोनों का मतलब सेम है, बताने का तरीका अलग है। तो जब हम POH लिखते हैं, सेम पीएच में लिखा जाएगा, सेम टू सेम। अभी POH की बात कर रहे हैं, तो POH जब हम लिखते हैं तो ये मोल्स पर लीटर में लिखा जाता है। तो 10⁻³ तो देखो माइनस log बेस 10, ये है 10⁻³ तो log m⁻n, n आगे आ जाएगा, माइनस का 3 आगे, माइनस पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 log बेस 10 और 10, और ये log बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 3। तो हमने पानी की POH निकाल दी 3, तो पानी की pH कितनी आएगी? 14 माइनस का 3 11, तो पानी की pH 11 आ जाएगी। सो आंसर कितना आएगा? बात समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन? ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड TOD। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? आई एक्सप्लेन कि पानी में अगर हमें ऑर्गेनिक मैटर की कॉन्सेंट्रेशन पता हो और हमें यह पता हो कि पानी में कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ये हम पेपर पे निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर हम निकाले, कैलकुलेट करें तो कैसे, किसकी पूछी है? ग्लूकोज की। ऑर्गेनिक मैटर मेंशन है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में? 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो मेंशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, C6
H12O6 ये ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन के लिए कुछ ना कुछ ऑक्सीजन चाहिए होगी और ये डिकम्पोज होता है CO2 और H2O में। मैंने बताया था कि अगर आपका ग्लूकोज एरोबिकली डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन होती है तो ये कंपाउंड बनते हैं, ये CO2 गैस, H2O पानी बनेगा अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर यही ग्लूकोज, एक और पॉइंट बता रहा हूँ, अगर यही ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोज होता है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेगा तो ये इसमें ब्रेक होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जब ये डिकम्पोज होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये डिकम्पोज होगा CH4 और CO2 में, तब ये डिकम्पोज होगा CH4 और CO2 में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर THOD थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बतानी है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवानी है। नाउ ग्लूकोज इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर, तो मुझे रिएक्शन बैलेंस कर दो बस। आप कैसे करोगे? इधर कार्बन के 6 मोल हैं, इधर भी 6 मोल होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना वेट इधर इतना ही वेट इधर, भाई जो चीज आपस में रिएक्ट करेंगे मास तो उतना ही, मास तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हाइड्रोजन के इधर 12 मोल है तो इधर हाइड्रोजन के 12 होने चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन के कितने मोल है? 6 इधर और 6 दूनी 12 और 6 18। इधर ऑक्सीजन के 18 मोल है तो इधर भी 18 होने चाहिए, 6 इधर है तो बचे 12, 2 लिखा हुआ है तो इधर 6 आ जाएगा। नाउ ग्लूकोज ये कितना है? 1 मोल। 1 मोल ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन के लिए 6 गुना 2 12 मोल की ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल का मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना आता है? 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 180 ग्राम। कार्बन का कितना? 12 के कार्बन के 6 मोल है तो 12 गुना 6 72 ये हो जाएगा। हाइड्रोजन का 12 मोल है इसके तो 12 ये हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, 6 मोल है, 16 6 96, इन सबको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 180 ग्राम। तो ग्लूकोज के 1 मोल का वेट 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन के लिए 6 दूनी 12, 12 गुना 16, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 12 गुना 16 192 ग्राम। तो 192 ग्राम की ऑक्सीजन चाहिए। 180 ग्राम ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन के लिए 192 ग्राम की ऑक्सीजन चाहिए। हमारे पास ग्लूकोज कितना है? 300 मिलीग्राम पर लीटर है, तो 300 मिलीग्राम पर लीटर की ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन अगर करवानी है तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? तो 192 बटे में 180 गुना में 300। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 3 6 18, ऊपर 10 आ गया, 6 3 18, 1 6 दूनी 12, 320। तो आंसर कितना आएगा? 320 मिलीग्राम पर लीटर। और ये जो आंसर आया इसी को बोलते हैं थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड। THOD बोल दो या इसको आप बोल सकते हैं POD। तो ये आंसर आएगा 320 मिलीग्राम पर लीटर। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई आप लोगों को, है ना? अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? पैरामीटर गिवन है और यूनिट्स, कौन सा पैरामीटर को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं। जैसे टर्बिडिटी, टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए JTU, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, JTU आती है, बात सही है। उसके बाद है जैसे पैथोजन, पैथोजन पानी में कितने हैं कैसे बताते हैं? 100 ml के अंदर पैथोजन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बट माइक्रोबियल डेंसिटी यहाँ पर 1 बताई गई है, वैसे जरूरी नहीं 1, 0 भी रख सकते हैं, 0 ही होना चाहिए वैसे। तो माइक्रोबियल डेंसिटी तो एमपीएन टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना उसके लिए, तो एमपीएन बताते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर बताते हैं। पैथोजन कितना पानी में? 100 ml के सैंपल में बताते हैं कि 100 ml सैंपल में अगर मान लो आपने टेस्ट परफॉर्म किया और 100 ml के सैंपल में मान लो 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उसकी एमपीएन वैल्यू कितनी आएगी? मतलब उसके अंदर उसकी माइक्रोबियल डेंसिटी कितनी बताओगे? 10 डिवाइड बाई 100 ml, तो ये एमपीएन वैल्यू। तो लेकिन परमिसिबल वैल्यू कितनी बता रहा है? 1। परमिसिबल वैल्यू वैसे 1 भी नहीं 0 ही होती है, कहने का मतलब 0 ही मान के चलना कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं। ऑर्डर को कैसे बताते हैं? उसकी इंटेंसिटी, ऑर्डर की इंटेंसिटी अगर हमें बतानी हो, पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर बताना है, पानी के टेस्ट एंड ऑर्डर की इंटेंसिटी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। याद है आपको थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कैसे निकालते हैं? डाइल्यूशन फैक्टर। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कैसे निकालते हैं? डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। ये जो जब हम टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एपरेटस का नाम क्या था याद है आपको? एपरेटस का नाम है ओल्फैक्टोमीटर, याद रखेगा। ओल्फैक्टोमीटर भी मेंशन कर सकता है अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्डर कैसे मेजर करते हैं, तो ओल्फैक्टोमीटर बड़ी याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको ओल्फैक्टोमीटर। बट समटाइम्स ओल्फैक्टोमीटर वर्ड नहीं यूज करता, वो यूज कर लेता है ऑस्मोस्कोप, तो ऑस्मोस्कोप यूज कर लेंगे, ठीक है। बट अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ओल्फैक्टोमीटर को ही क्लिक कर लेंगे। ओल्फैक्टोमीटर भी वैसे दोनों ऑप्शन में होगा नहीं, या तो ओल्फैक्टोमीटर होगा या ऑस्मोस्कोप होगा, तो याद रखिएगा दोनों चीज सही है, दोनों चीज आपकी सही है। तो पानी में टेस्ट एंड ऑर्डर बताने के लिए एपरेटस ऑस्मोस्कोप है। हम क्या करते हैं? पानी के सैंपल को डाइल्यूट करते हैं
और हम इस तरीके से डाइल्यूट करते हैं कि हमारा डाइल्यूटेड सैंपल 200 ml का होना चाहिए। मैंने आपको पूरी कहानी बताई हुई है। 200 ml का जो डाइल्यूटेड सैंपल बनेगा उसमें कोई टेस्ट एंड ओडर नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारा इनिशियल सैंपल है, मान लो इनिशियल सैंपल 50 ml है, 50 ml में 150 ml आप क्या डालोगे, प्योर वाटर डालोगे, दोनों को मिक्स करोगे, डाइल्यूटेड सैंपल 200 ml का बनेगा। तो 200 ml के अंदर मान लो टेस्ट एंड ओडर नहीं है, मान लेते नहीं है, तो 200 बटे में 50 ये डाइल्यूशन फैक्टर आएगा, थ्रेशोल्ड ओडर नंबर आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। बट अगर आपके 200 ml में टेस्ट एंड ओडर पाया जाता है तो इसका मतलब अभी आप अपने सैंपल को और ज्यादा डाइल्यूट करोगे। अब 50 में 150 मिला के 200 बनाया, अब 50 में आप 200 मिला के 250 तो नहीं बना सकते, क्योंकि 200 फिक्स है। कोड बोलते हैं टेस्ट एंड ओडर बताने के लिए 200 ml फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो आप 50 को कम कर दो, 40 ले आओ, 40 प्लस का 160, 200, 200 बटे 40, आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर 5 तभी मानोगे जब आपके सैंपल डाइल्यूटेड सैंपल में कोई टेस्ट एंड ओडर ना हो। फिर आप क्या करते हैं, मान लो इसमें भी टेस्ट एंड ओडर है, 40 की जगह 20 कर दिया आपने, 20 इधर 180, इधर बनाया 200, अब इसमें कोई टेस्ट एंड ओडर नहीं है, तो 200 बटे 20 आंसर आया 10, तो आपका थ्रेशोल्ड ओडर नंबर आ जाएगा 10। तो थ्रेशोल्ड ओडर नंबर में जो डाइल्यूशन फैक्टर निकालते हैं हम लोग, फाइनल वॉल्यूम जो लिखते हैं, ये वो वॉल्यूम होता है, ये वो डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम होता है जो कि फ्री है टेस्ट एंड ओडर से, या यू कैन से टेस्ट एंड ओडर इज हार्डली डिटेक्टेबल। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेस्ट एंड ओडर हार्डली डिटेक्टेबल होगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट कलर, और कलर के लिए तो टीसीयू है, कलर के लिए टीसीयू है, तो बता दो आंसर, मिला सकता हूं कौन सा, सारे बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम सेफ, सेल नहीं आएगा, सेफ आएगा, मैक्सिमम सेफ, द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट। देखो परमिसिबल लिमिट पूछ लिया, अब देखो समझने की ट्राई करो, मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, मैक्सिमम सेफ बोल दिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर सेफ बोल दिया माय फ्रेंड, अगर यहाँ पर सेफ परमिसिबल लिमिट बोल दिया, मतलब वो आपसे एक्सेप्टेबल लिमिट जानना चाह रहा है। अगर ये बोल रहा है कि सेफ लिमिट बतानी है, तो वो आपसे एक्सेप्टेबल लिमिट जानना चाह रहा है, और सल्फेट की एक्सेप्टेबल लिमिट है 200, सल्फेट की एक्सेप्टेबल लिमिट 200 है, और उसकी CFR 400 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर यहाँ पर ये सेफ ना बोलता, सीधा बोलता मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बता दो, तो हम आंसर 400 दे देते सल्फेट के लिए, बट इसने वर्ड यूज करा सेफ, इसने वर्ड यूज किया सेफ, तो इसीलिए आपको आंसर 200 देना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट सल्फेट के लिए 200 रहेगी, बाकी सब के लिए तो लिमिट्स, अच्छा बाकी सब के लिए नहीं, ये बस आंसर में लिखा हुआ बाकी सब की लिमिट्स 10 होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हाट इज टोटल रिलेटेबल, द वैल्यू ऑफ EC विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन, ये हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन देखो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। देखो ये इक्वेशन जो मैं आपको बता रहा था, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पानी की TDS में जाते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। आगे देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयंस इन अ वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन। पानी में क्लोराइड आयंस कैसे निकालते हैं, मोर्स मेथड, सिल्वर नाइट्रेट के साथ टाइट्रेट करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज करते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं जिस अगर पानी में क्लोराइड ज्यादा हो, तो क्लोराइड एंड टाइट्रेशन करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट रिएजेंट नहीं यूज करते, फेरस अमोनियम सल्फेट नहीं, सिल्वर नाइट्रेट यस, पोटेशियम क्रोमेट यस, तो आंसर क्या आएगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, सोडियम थायोसल्फेट अगर यूज कर रहे हैं और फेरोइन इंडिकेटर नहीं, मैं बता भी नहीं पाऊंगा क्यों, क्योंकि अलग अलग है, मैं फिर भी बता देता हूँ। सोडियम थायोसल्फेट अगर इंडिकेटर है, ये किस क्वालिटी पैरामीटर में यूज करते हैं, टाइट्रेशन में। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेट यूज करते हैं जब हम विंकलर्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जब हम पानी की DO निकालते हैं, पानी की DO निकालने के लिए सोडियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है, बट इंडिकेटर जो विंकलर्स मेथड में यूज करते हैं वो होता है स्टार्च। ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये कहाँ यूज किया था आपने, COD निकालने के लिए, COD निकालने के लिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, पानी में टोटल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए टोटल जितने ऑक्सीजन चाहिए, टोटल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए टोटल जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं COD। और इस COD को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टाइट्रेशंस करते हैं, तो पानी के अंदर इंडिकेटर डाला जाता है। कौन सा इंडिकेटर, दिस इंडिकेटर फेरोइन, फेरोइन इंडिकेटर डालते हैं, और टाइट्रेंट कौन सा यूज करते हैं, दिस फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, बाकी क्लोराइड का क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, जिसको मोर्स मेथड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट लिस्ट मैच करना आपको क्या है, रिमूवल। देखो नेम ऑफ द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के नेम है, और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं पानी में से,
उस इम्प्योरिटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं पानी में से, तो ये चीज़ें आपको बतानी है, इम्प्योरिटी और उसका रिमूवल हम कैसे कर सकते हैं ना। जैसे पहली इम्प्योरिटी यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड, मैग्नीज, एल्यूमिना, टेस्ट एंड ओडर। फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए डीफ्लोरिडेशन करते हैं, प्रोसेस का नाम है। फ्लोराइड को ऐड करने के लिए फ्लोरिडेशन करते हैं, और फ्लोरिडेशन में जैसे आप सोडियम फ्लोराइड पानी में मिला रहे हो, पानी में फ्लोराइड आ जाएगा। मैंगनीज एल्यूमिना और टेस्ट एंड ओडर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पानी में फ्लोराइड को अगर रिमूव करना है तो हम यूज कर लेंगे एक्टिवेटेड एल्यूमिना। एक आंसर तो मैंगनीज एल्यूमिना को अगर रिमूव करना है तो मैंगनीज जियोलाइट यूज करेंगे, बी का आंसर 3 आएगा। और टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव करना है तो एक्टिवेटेड कार्बन यूज करेंगे। तो आई थिंक 2, 3, एक बॉम्बे ऑप्शन इसका आना चाहिए। यस, बॉम्बे ऑप्शन है इसका आंसर, बॉम्बे आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बस आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ देखो जरा, बाकी और भी पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट्स आर दिस, फ्लोराइड कैन बी रिमूव्ड बाय नालगोंडा टेक्निक, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, बोन चारकोल COAL, बोन चारकोल। नालगोंडा टेक्निक क्या होती है, नालगोंडा टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं, नालगोंडा टेक्निक यूजेस एल्यूमिनियम सोल्ट्स, एलम फॉर रिमूविंग द फ्लोराइड। हम पानी में एलम डाल देते हैं और पानी में जो डिजोल्व सॉल्ट्स है लाइक फ्लोराइड्स वगैरह वो रिमूव हो जाते हैं। वाई वी से नालगोंडा टेक्निक, क्योंकि ये जो टेक्निक है पानी में एलम डालने की वजह से, पानी में एल्यूमिनियम सोर्स डालने की वजह से पानी में से फ्लोराइड रिमूव हो रहा है। ये टेक्निक विलेज में डेवलप हुई जिसका नाम है नालगोंडा। विलेज में क्यों डेवलप हुई, क्योंकि विलेज में जो लोग हैं वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं और ग्राउंड वाटर में डिजोल्व इंप्योरिटीज ज्यादा होती है। फ्लोराइड एक डिजोल्व सॉलिड्स है, तो ग्राउंड वाटर में डिजोल्व सॉलिड्स ज्यादा है, फ्लोराइड वहां पानी में पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को, गांव के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है डेंटल फ्लोरोसिस की। उनके दांतों का कलर गल गया है, उनके दांतों में ब्राउन कलर की एक प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो रही है, तो डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम, इसलिए नालगोंडा टेक्निक नाम आया। एक और मेथड होता है प्रशांति मेथड, एक प्रशांति मेथड भी होता है फ्लोराइड को रिमूव करने का, प्रशांति मेथड भी याद रखिएगा, प्रशांति मेथड। नालगोंडा टेक्निक, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, आप एक्टिवेटेड एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं। आप एक्टिवेटेड, जैसे इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक्टिवेटेड एल्यूमिना गिवन है, यस इसी क्वेश्चन के अंदर एक्टिवेटेड एल्यूमिना ही गिवन है। एक्टिवेटेड एल्यूमिना भी आप यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए, या बोन चारकोल भी यूज कर सकते हैं। मैग्नीज एंड आयरन, अगर हम मैग्नीज और आयरन की बात करते हैं, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय एरेशन। एरेशन करने से भी डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज रिमूव होती है, तो मैग्नीज और आयरन को आप एरेशन से भी रिमूव कर सकते हैं। साथ में एक मैग्नीज जियोलाइट होता है, वो यूज किया जाता है, ए नेचुरल ग्रीन सैंड कोटेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 2 चीज याद रखनी है आपको, मैग्नीज एंड आयरन को रिमूव करने के लिए एरेशन यूज करते हैं, पानी को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो मैग्नीज एंड आयरन रिमूव हो जाता है। साथ में आप मैग्नीज जियोलाइट भी यूज कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए, तो कोई भी आप चीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पानी में टेस्ट एंड ओडर को रिमूव करना है, अगेन टेस्ट एंड ओडर डिसॉल्व इंप्योरिटीज की वजह से आते हैं, और डिसॉल्व इंप्योरिटीज एरेशन से रिमूव हो सकते हैं। तो एरेशन से ये डिसॉल्व इंप्योरिटीज, ये भी डिसॉल्व इंप्योरिटीज, दोनों चीज रिमूव हो सकती है। एक्टिवेटेड कार्बन से भी डिसॉल्व इंप्योरिटीज रिमूव हो सकती है, पानी में एक्टिवेटेड कार्बन डाल दो, या कॉपर सल्फेट का भी यूज कर सकते हो। कॉपर सल्फेट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंटेन करता है, एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी। एल्गीसाइडल में जो साइड वर्ड है इसका मतलब होता है टॉक्सिक, एल्गी का मतलब एल्गी, तो ऐसा सब्सटेंस जो टॉक्सिक होता है एल्गी के लिए उसको बोलते हैं एल्गीसाइडल प्रॉपर्टीज। एल्गीसाइडल प्रॉपर्टीज किसके पास है, कॉपर सल्फेट के पास। अगर आपके पानी में एल्गी प्रेजेंट है, आप पानी में कॉपर सल्फेट डाल दो, एल्गी रिमूव हो जाएगी। और एल्गी पानी में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि पानी में एल्गी के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था यूट्रोफिकेशन। अगर आपके पानी में एल्गी ग्रो कर जा रही है क्योंकि आपने पानी में न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जिसकी वजह से पानी में एल्गी ग्रो कर गई, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन को रिमूव करना है तो पानी में उन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बंद करनी होगी जिसकी वजह से एल्गी ग्रो करती है। और एक और बात बता देता हूँ, एल्गी ग्रीन कलर की होती है, बात सही है क्या, एल्गी सिर्फ ग्रीन कलर की होती है, बात गलत है, एल्गी और भी कलर की होती है, बट हमें पता है क्या अभी ग्रीन कलर की, फिर डिटेल में नहीं जाना है, जितना बता रहे हैं मोर देन सफिशिएंटली बताया जा रहा है। आगे ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा भाई, सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सॉल्यूशंस यहाँ लिखे हुए हैं एक एक वर्ड पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट आपको, आपकी नॉलेज एनहांस होगी और यहाँ से क्या होता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ए रिवर इज द सोर्स ऑफ द वाटर। आई थिंक बहुत हो गया शायद, टाइम कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया भाई, 1.5 घंटा हो गया, अभी देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं कवर, थोड़ा सा और कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई टू अ टाउन। ठीक है, एक रिवर को हमने एक सोर्स माना है,
इट्स वाटर इज वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड, इसका पानी बहुत ज्यादा टर्बिड और बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग द रिवर वाटर वुड बी, करेक्ट स्टेप्स क्या होंगे वो आपको बताना है। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड कि सबसे पहले पानी जो गिवन है वाटर इज वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड। अगर ये बात बोल दी कि पानी आपका बहुत ज्यादा टर्बिड है तो कंक्लूजन पानी के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, इस बात का मतलब पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। नाउ अगर पानी में टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल प्री सेडिमेंट, इसका मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन से बात नहीं बनेगी, हमें कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन एडॉप्ट करनी पड़ती है। कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, 3 स्टेप्स में करते हैं कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन। तो इसका मतलब कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन होगी। अब क्योंकि पानी पोल्यूटेड भी है, मतलब पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है, मतलब हमें क्लोरिनेशन भी करना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए। अब क्लोरिनेशन जो लास्ट में करते हैं, मैंने बताया था उसको पोस्ट क्लोरिनेशन बोलते हैं, बट हम क्लोरिनेशन पहले भी करेंगे अब, जिसको प्री क्लोरिनेशन बोलेंगे। और प्री क्लोरिनेशन या तो ड्यूरिंग कोएगुलेशन करते हैं, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो प्री क्लोरिनेशन भी करना पड़ेगा और लास्ट में प्रो क्लोरिनेशन। तो देखो पहले हमने किया प्री सेडिमेंटेशन, पहले हमने किया प्री सेडिमेंटेशन, प्री सेडिमेंटेशन कर दिया, उसके बाद प्री क्लोरिनेशन किया, फिर कोएगुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन। कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन हुआ, कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन बीच में आ जाता है अपने आप ही, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर लास्ट में पोस्ट क्लोरिनेशन करते हैं। ये सीक्वेंस सही लग रहा है, आगे देखते हैं। कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, प्री, पोस्ट क्लोरिनेशन, इसमें प्री का जिक्र ही नहीं है भाई, तो ये गलत है। कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, नहीं, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन से पहले नहीं होती है, पहले कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये स्टेप भी गलत लिखा हुआ है। सेडिमेंटेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन नहीं, इसमें ना प्री का जिक्र है ना ही कोएगुलेशन का जिक्र है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। प्री सेडिमेंटेशन जो हम करा रहे हैं आप एक तरीके का समझ सकते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन, यानी यहाँ पर कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला है, केमिकल इसके बाद डाल रहे हैं, कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन इसके बाद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर ये वर्ड ना लिखा होता, ये वाटर इज वेरी टर्बिड पोल्यूटेड, ये वर्ड ना लिखा होता, तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे। डायरेक्टली क्या बोलते कि भाई कोएगुलेशन कर दो, सेडिमेंटेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, ऐसा भी बोल सकते थे। बट मेंशन है स्पेशली, क्या मेंशन है? वाटर इज वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड, इसलिए हमें इस वर्ड के साथ चलना पड़ेगा। फिर कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, 1 2 3, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बताना आपको कौन सा। यूट्रोफिकेशन, देखो वर्ड आ गया यूट्रोफिकेशन, मैंने बताया था यूट्रोफिकेशन पानी में अगर हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से पानी में एल्गी ग्रो कर जाती है। न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेशन लीडिंग टू इकोसिस्टम चेंज अकरिंग इन द इंपाउंडेड वाटर। जो इंपाउंडेड वाटर होता है, एक जगह रुका हुआ पानी, लेक टाइप, जो इंपाउंडेड वाटर होता है उसमें न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, इसी को द यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। बात सही। ऑटोट्रोपिज्म और हिट्रोट्रोपिज्म, ध्यान आप लोगों को, क्या ध्यान है आपको? मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ऑटोट्रोप्स, हिट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक कार्बन कंज्यूम करते हैं, दैट टेक्स टाइम, जिसको टाइम पे लगता है। और हिट्रोट्रोप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन को यूटिलाइज करते हैं। ऑटोट्रोप्स यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रीडोमिनेट। Autotrophs utilization, rearrangement and decomposition of complex material लिखा हुआ है। Heterotrophs predominance of fixation of light energy, use of simple inorganic substance। simple inorganic substance गलत लिखा हुआ है, simple inorganic substance ही गलत लिख दिया, inorganic नहीं है, heterotrophs तो ऑर्गेनिक होता है। and built up of complex substances। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हिट्रोट्रोप्स में इनऑर्गेनिक नहीं होता, वो तो ऑर्गेनिक होता है। हिट्रोट्रोप्स प्रीडोमिनेंस ऑफ फिक्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी, यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तीसरा तो गलत है, ये इनऑर्गेनिक है। बचा दूसरा, इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन दे रहा है, यानी फर्स्ट एलोन दिया है। ऑटोट्रोप्स यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रीडोमिनेट। इसमें सॉल्यूशन में देख लेते हैं इसमें क्या बताना चाह रहा है। ये लिखा हुआ है, organism that use organic carbon for the formation of new biomass are called heterotrophs। ये बात हम जानते हैं। heterotrophs मैंने भी ये बताया था कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कार्बन यूटिलाइज करते हैं, बायोमास बनाते हैं, उसको heterotrophs बोलते हैं। while organism that derive cell carbon from carbon dioxide are called autotrophs।
while organism that derive, देखो क्या लिखा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में से निकालते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। कहने का मतलब ये हुआ जैसे CO2 है तो CO2 ऐसे है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा और इस कार्बन को फ्री करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा, इनऑर्गेनिक कार्बन। ये CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक तो होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कार्बन कंज्यूम करते हैं, बात सही है। कन्वर्जन ऑफ CO2, अब ये क्या करता है, ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक कार्बन कंज्यूम करता है, जैसे CO2 में से कार्बन को कंज्यूम कर लेता है। बट हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं जैसे कार्बोनेट बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें से कार्बन को कंज्यूम करता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, अगर हम पानी में बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है तो कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स करते हैं, नॉट ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स तो इनऑर्गेनिक कार्बन को कंज्यूम करते हैं। The conversion of CO2 to cellular complex compound require a reductive process which requires a net input of energy. Therefore, autotrophs organism must spend most of their energy for synthesis. ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो है ऑप्शन बॉम्बे ही सही है, इसमें बाकी सब ऑप्शन बॉम्बे कह रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ये वाली स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सब गलत है। यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल नहीं। ऑटोट्रोपिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रीडोमिनेंट, ये गलत है। यूटिलाइजेशन, रीअरेंजमेंट, ऑटोट्रोप्स इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्या है, सॉरी 29 आएगा, 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिसॉल्व्ड आयरन एंड मैंगनीज, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, डिसॉल्व्ड आयरन एंड मैंगनीज कैन बी रिमूव्ड, एरेशन से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। पानी में डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज एरेशन से रिमूव होती है, सही बात है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिसॉल्व्ड आयरन, ये रहा, मैंगनीज एंड आयरन कैन बी रिमूव्ड बाय एरेशन और मैंगनीज जियोलाइट, मैंगनीज जियोलाइट से भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि डिसॉल्व्ड आयरन और मैंगनीज एरेशन से रिमूव हो सकता है, पहले सही है भाई, यहाँ से रिमूव हो सकता है। एरेशन एंड कोएगुलेशन से, एरेशन फ्लोकुलेशन से, एरेशन एंड सेडिमेंट। अब देखो ये चीज इंटरेस्टेड है, होता क्या है कि जब हम एरेशन करते हैं किसका, आयरन एंड मैंगनीज का, जैसे आयरन प्रेजेंट है Fe2 पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है पानी के अंदर और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब ये जो प्रेसिपिटेट पानी में बने हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब ये देखो जो प्रेसिपिटेट पानी में बने हैं, पानी में से इसको रिमूव करना है तो सेडिमेंटेशन जब हम करवाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट सेटल करते हैं। तो अगर सिंपल एरेशन करेंगे, नो डाउट सिंपल एरेशन है तो हम यहाँ से आयरन और मैंगनीज को रिमूव कर सकते हैं, आंसर सही है। साथ में क्योंकि ऑप्शंस में ये भी मेंशन है कि एरेशन के साथ आपको कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन या सेडिमेंटेशन क्या करवाओगे, तो आप यहाँ पर आंसर देंगे सेडिमेंटेशन। क्यों देंगे, क्योंकि मैंने अभी रीजन बताया, क्या रीजन बताया कि भाई जब आप आयरन वगैरह को रिमूव करते हो, जब आप आयरन वगैरह को रिमूव करते हो तो प्रेसिपिटेट बनते हैं और इन प्रेसिपिटेट को भी तो सेटल आउट कराना है, पानी में से रिमूव करना है। तो कंप्लीट रिमूवल आप बोल सकते हैं कि जब हम एरेशन के साथ बाद में क्या कर दें, सेडिमेंटेशन करवा दें। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, हम एरेशन के साथ क्या करवा देंगे, सेडिमेंटेशन। द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अब ट्रीटमेंट प्रोसेस बताने हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन या कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन। देखो कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन होता है, तो पहले 4 फिर 5 फिर 3 फिर 1 फिर 2, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं। तो ये सीक्वेंस रहेगा 4 5 3 1 2। कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन किया, कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, देन लास्ट में क्लोरिनेशन। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड, चलो 30 क्वेश्चन हो गए ना, बस अभी रुक जाते हैं यहाँ पे, 30 क्वेश्चन हो गए अभी रुक जाते हैं। यहाँ तक कहानी मैंने आपको बताई, आप अच्छे से पढ़ना, और मैंने आपको 30 क्वेश्चन तो करवाए हैं मेरे ख्याल से, 30 क्यों ज़्यादा ही हो गए ना, वैसे तो क्वेश्चन 150 के आसपास क्वेश्चन हो गए बच्चे अपने। आप सारे पॉइंट्स को नोट करना और अपने नोट्स में लिखते जाना सारी चीज़ों को, आप खुद ही देखना कि 150 से प्लस ही क्वेश्चन लगा लिए हमने, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए सारी चीज़ें याद रखनी जो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सारी चीज़ें याद रखना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे बाकी सारी चीज़ों को। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे बाद में, ओके।